सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोवालाज बाय हेमंत सर में। मेरा नाम है हेमंत गजेंद्र सिंह और मैं हूं आप सभी का बायोलॉजी मेंटोर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में, आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज के लेक्चर को, आज के एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले क्या हमने, है ना, एक स्पेसिफिक सीरीज स्टार्ट किया है यूट्यूब पर, जिसके अंदर मैं क्लास 11th और क्लास 12th के वो टॉपिक्स जो कि डायग्राम बेस्ड हैं, डायग्राम बेस्ड टॉपिक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। हर दिन लगभग हर एक लेक्चर में, हर एक एपिसोड में हम एक ऐसा डायग्राम डिस्कस करते हैं जहां से आपके एग्जामिनेशन में, नीट एग्जामिनेशन में या अदर एग्जामिनेशन में मोस्ट प्रोबेबली यहां पर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड नंबर 03 में हम जिस डायग्राम और जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो है यहां पर एपिसोड 03 का हमारा टॉपिक है PBR 322, जो कि एक तरह का प्लाज्मिड होता है, राइट है। तो इस एपिसोड नंबर 03 में हम एक प्लाज्मिड की बात करने वाले हैं जिसको नाम दिया गया है PBR 322। आखिर यहां पर PBR क्या होता है, 322 यहां पर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये प्लाज्मिड क्या होता है, इन सभी बातों को हम यहां पर बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम यहां पर बात करें क्लास 12th एनसीईआरटी की, अगर हम बात करते हैं तो क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, राइट, ये एक चैप्टर दिया हुआ है और उस चैप्टर में आप पाएंगे कि आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, राइट। यही PBR 322 जो कि एक प्लाज्मिड है, एक वेक्टर होता है, एक कैरियर होता है, एक विकल डीएनए होता है, इसके बारे में ये डायग्राम मेंशन्ड है। लेकिन ये डायग्राम जो है ना, इसका बहुत ज्यादा हिडन मीनिंग है जिसको हम यहां पर इस पूरे एपिसोड में एक्सप्लोर करने वाले हैं कि आखिर इस एनसीईआरटी ने इस डायग्राम को मेंशन करके, प्रोवाइड करके हमें क्या क्या बताना चाहा है। मैं आपको बता दूं, बायोटेक्नोलॉजी का ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में। मैं उन सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपको ये लेक्चर जो है आखिर स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक क्यों देखना चाहिए। इस लेक्चर में मैं इस प्लाज्मिड के बारे में बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की बात मैं आपको बताने वाला हूं। हर वो चीज, हर वो कंसेप्ट, हर वो जो माइनर सी जो बात है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, उन सभी पॉइंट को हम सीक्वेंस में एक एक करके बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट है। अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर आपको यहां पर क्यों देखना चाहिए। तो इस एक सिंगल लेक्चर में मैं इस प्लाज्मिड के डायग्राम को, PBR 322 के डायग्राम को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ साथ इस टॉपिक से, इस डायग्राम से या इसके थ्योरेटिकल पॉइंट से अब तक प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन है ना पूछे जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस को, है ना, सभी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब ऑल PYQ को भी कवर किया जाएगा। और आजकल के बच्चों की ये बेहद आम प्रॉब्लम होती है, उन्हें अपने हाथों से नोट्स लिखने में प्रॉब्लम आती है या फिर वो समहाउ नोट्स मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उनको PDF के फॉर्मेट में नोट्स जो है अवेलेबल होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने टेलीग्राम पर, है ना, हर लेक्चर का जो PDF है वो अपलोड किया है और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस पूरे एंटायर सीरीज का, एंटायर लेक्चर का जो आपको नोट्स है वो PDF के फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पर मेंशन कर देने वाला हूं, राइट है। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए अब सीधे हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, जिसका नाम है PBR 322, जो कि एक प्लाज्मिड और एक वेक्टर होता है। इसके बारे में बिल्कुल जीरो लेवल से, है ना, मैं स्टार्ट करने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं। और मैं एक और बात बता दूं कि ये जो डायग्राम है, मैं इस लेक्चर में, मैं इस एपिसोड नंबर 03 में केवल इस डायग्राम को लेबल नहीं करने वाला हूं, केवल एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, बल्कि मैं आपको बता दूं इस डायग्राम और इस लेक्चर को कंप्लीटली आप इस लेक्चर को देखने के बाद ये पाएंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का लगभग 50% जो पॉइंट है मैं एक सिंगल लेक्चर में कवर कर लूंगा। तो ये बिल्कुल मत मानिएगा कि इस एक डायग्राम के लिए 1 घंटे की एनर्जी क्यों वेस्ट किया जाए। तो ये 1 घंटे में केवल डायग्राम की बात नहीं है, इस डायग्राम का कनेक्शन
कनेक्शन कौन कौन से अदर टॉपिक जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं, उन सभी अदर टॉपिक से कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करके हम इस पूरे टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं और इस डायग्राम को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट है। तो ये केवल एक डायग्राम नहीं है, बल्कि इस डायग्राम में, है ना, वो सारी बातें मैं इंक्लूड कर दूंगा, है ना, जो कि आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का लगभग 50% वेटेज प्रोवाइड करेगा। लगभग सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाने वाले हैं और इस एक एपिसोड में मैं लगभग 10 के आसपास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। तो क्या इसका मतलब यह निकलता है कि केवल और केवल इस एक लेक्चर से आप जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, 10 क्वेश्चन, सोचिए एक सिंगल लेक्चर, एक सिंगल एपिसोड, और आप जो है प्रीवियस ईयर के टोटल 10 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पा रहे हैं। इसका मतलब दिस लेक्चर इज नॉट ओनली अबाउट दिस पर्टिकुलर डायग्राम, है ना, दिस इज अबाउट समथिंग मोर, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहां से स्टार्ट करने वाले, डायग्राम पे आएंगे। मैं आपको बताऊं डायग्राम पे आएंगे। ये रहा डायग्राम, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम है जिसे हमें यहां पे डिस्कस करना है। पर इस डायग्राम को हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते। इस डायग्राम के पीछे की स्टोरी आपको जानना है, पीछे की कहानी आपको जानना है, और उस स्टोरी को अगर आप जान लिए तो ये डायग्राम कभी भी भूलेंगे नहीं। और अक्सर बच्चों की ये खास प्रॉब्लम ये भी होती है कि उनको डायग्राम को, है ना, यहां पर जो जो रिस्ट्रिक्शन साइट की पोजीशन है या फिर जो जो यहां पर मेंशन किया हुआ होता है उसको याद करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये भी बता दूं कि एक बहुत ही फनी ट्रिक बताऊंगा, अगर उस फनी ट्रिक को आपने याद कर लिया तो इसका मतलब ये डायग्राम कभी भी अपने जीवन में आप भूलने वाले नहीं है। तो इस डायग्राम पे हम आएंगे, लेकिन इस डायग्राम को समझने के लिए बहुत सारी बातें हैं जो आपको पहले समझना होगा, जो कि इस चैप्टर का बेसिक है, जो बेस तैयार करता है इस पूरे लेक्चर का। देखिए यहां पर हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी जो होता है ना बेटा, बायोटेक्नोलॉजी में आखिर कौन कौन से टूल्स जो है वो यूज में लिए जाते हैं। पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि साइंस का एक ऐसा ब्रांच होता है बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बायोटेक बोला करेंगे। तो बायोटेक बेसिकली साइंस का, बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर अलग अलग टूल्स को यूज में लेकर के ह्यूमन सर्विस के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट या उत्पाद को बनाया जाता है, राइट है। जिन मटेरियल्स को, जिन प्रोडक्ट्स को बायोटेक को यूज में लेकर के बनाया जाता है, उनको बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स हमें चाहिए होते हैं। हमारी एनसीईआरटी में, 12th क्लास एनसीईआरटी में जितने भी बायोटेक में यूज में लिए जाने वाले टूल्स के बारे में पॉइंट दिया हुआ है, मैं उन सभी पॉइंट को एक एक करके आपको समझाने वाला हूं। पहले टूल्स देखते हैं। अगर टूल्स पढ़ोगे तभी तो पीबीआर 322 का डायग्राम और उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए वो सॉल्व कर पाओगे, राइट है। तो देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर हम बायोटेक में यूज में लिए जाने वाले टूल्स की बात करें तो देखिए सबसे पहला जो टूल हम बायोटेक में यूज में लेते हैं किसी भी ह्यूमन सर्विस के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मटेरियल को, उत्पाद को बनाने के लिए, बेटा वो पहला टूल जो होता है ना, ये पहला टूल जिसे बायोटेक में यूज में लिया जाता है बेटा, इसे हम यहां पर एंजाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंजाइम बोलेंगे, राइट है क्या यहां पर? अच्छा देखिए यहां पर एंजाइम के साथ साथ एक और टूल यहां पर यूज में लिया जाता है बायोटेक में, है ना। तो इस टूल को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस टूल को हम यहां पर वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। अच्छा, इसके बाद वेक्टर के साथ साथ मैं आपको बता दूं एक और टूल हमें यहां पर यूज में लेना होता है बेटा, जिसे कहा जाएगा, जिसे कहते हैं अपन डिजाइडजीन। क्या बोलेंगे? डिजाइडजीन। और एक लास्ट टूल जो है हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसे बायोटेक में आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज में लिया जाता है बेटा, इसे यहां पर होस्ट सेल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? होस्ट सेल कहते हैं। तो देखिए क्या ये मैंने यहां पर 4 तरह के टूल्स आपको बताए हैं, 4 तरह के टूल्स मैंने आपको समझाया है। इन टूल्स को ही यहां पर बायोटेक में यूज में लिया जाएगा अगर हमें किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स को यहां पर बनाना है। तो देखिए यहां पर एंजाइम है, वेक्टर है, यहां पर डिजाइडजीन है और यहां पर होस्ट सेल है बेटा। क्या आप ये पॉइंट समझ पा रहे हैं कि नहीं? बोलिए, राइट है। अच्छा देखो, तो इन चारों टूल्स को आपको समझना होगा। इन चारों टूल्स को समझेंगे तब जाकर के ये डायग्राम का जो कंसेप्ट है आपको पूरा डिटेल में समझ में आने वाला है। तो मैं इन चारों टूल्स के बारे में कुछ इसेंशियल बातें आपको बता रहा हूं जो हमारे एनसीईआरटी में है और उससे पीवाईक्यू में क्वेश्चन भी आ रखा है। उन सभी इसेंशियल पॉइंट को डिस्कस करेंगे, तब जाकर के आपको ये समझ में आएगा कि आखिर ये प्लाज्मिड क्या होता है। देखिए सबसे पहले
क्या मैं यहां पर इन चारों टूल में से सबसे ज्यादा जो हमें डायग्राम में यूज में लेना है बेटा, क्योंकि पीबीआर 322 एक तरह का प्लाज्मिड है और मैं आपको भी बताने वाला हूं कि प्लाज्मिड एक तरह का वेक्टर होता है। तो मैं पहले क्या वेक्टर के बारे में आपको पॉइंट समझा दूं। इन चार टूल्स को यूज में लिया जाता है, तो मैं सबसे पहले आपको वेक्टर के बारे में पॉइंट समझाने वाला हूं कि आखिर ये वेक्टर क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम वेक्टर के कंसेप्ट को जानते हैं बेटा, राइट है। देखिए मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि आखिर कोई भी वेक्टर क्या होता है ना। इन चारों टूल में से मैं सबसे पहले वेरी फर्स्ट टूल को स्टार्ट कर रहा हूं, जिसे यहां पर बेटा वेक्टर बोला हमने। बेसिकली बेटा ये वेक्टर होता क्या है, मैं यहां पे वेरी फर्स्ट पॉइंट आपको बता रहा हूं बेटा। वेक्टर जो है ना एक टाइप का कैरियर होता है। क्या होता है? कैरियर होता है, या फिर इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है बेटा यहां पर विकल डीएनए। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसी को यहां पर कहा जाता है विकल डीएनए, राइट है। तो ये एक तरह का विकल डीएनए है या फिर एक तरह का कैरियर होता है। एक ऐसा कैरियर जो कि डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करवाने में हेल्प करता है होस्ट सेल के अंदर। ये होस्ट सेल के अंदर किसी डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करवाने में हेल्प करेगा, राइट है। कैसे करेगा? डिजायर्ड जीन क्या होता है, होस्ट सेल क्या होता है, सब हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट है। अब देखिए यहां पर ये जो वेक्टर होता है कोई कैरियर या फिर विकल डीएनए होता है ना, जो कि क्या करेगा, देखो जरा, ये डीएनए, ये विकल डीएनए जो है, ये कैरियर है, ये क्या करवाएगा, तो ये ट्रांसफर करवाएगा बेटा, राइट है। ये ट्रांसफर करवाएगा। ट्रांसफर किसको करवाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये ट्रांसफर करवाता है डिजायर्ड जीन को, राइट है। तो ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड जीन, राइट है बेटा, है ना, ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू होस्ट सेल। ये किसी भी होस्ट सेल के अंदर डिजायर्ड जीन को क्या करवाता है, तो ट्रांसफर करवाता है। अब जरा मैं इसको एक छोटा सा डायग्राम बना करके समझाता हूं ताकि आप बेहतर समझ पाए। मान लीजिए हमने किसी भी रैंडम सोर्स से ये डिजायर्ड जीन जो है ना ऑब्टेन कर लिया, तो बेटा ये मैंने कहा कि ये कोई डिजायर्ड जीन है ना, ये कोई हमारा डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट हमने यहां पर ऑब्टेन किया है। तो बेटा ये हमारा क्या है, मैंने कहा बेटा ये हमारा डिजायर्ड जीन है, राइट है, ये हमारा डिजायर्ड जीन है। इस डिजायर्ड जीन को हमें एक होस्ट सेल में डालना है। तो मैंने कहा ये मान लीजिए ये बेटा हमारा कोई होस्ट सेल है, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये बेटा हमारा क्या है, यहां पर कोई होस्ट सेल है, ठीक है, ये होस्ट सेल है और ये हमारा डिजायर्ड जीन है। मैं ये चाहता हूं कि इस डिजायर्ड जीन को इस होस्ट सेल के अंदर भेज दूं, तो यहां पर इस डिजायर्ड जीन को इस होस्ट सेल के अंदर ले जाने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें क्या चाहिए होता है, कुछ कैरियर चाहिए होता है, राइट है। अच्छा, ये कैरियर क्या करता है, इस डिजायर्ड जीन को किसके अंदर ले जाएगा, ये कैरियर जो है इस डिजायर्ड जीन को अंदर ले जाता है, किसके, तो ये अंदर ले जाता है यहां पर होस्ट सेल के, ये इस डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल के अंदर ले जाएगा, राइट है। तो मैंने कहा ये जो कैरियर है ना, ये कैरियर ही वेक्टर कहलाता है बेटा। तो देखो मैंने यहां पर क्या यूज में लिया, मैंने कोई कैरियर यूज में लिया और बेटा ये कैरियर ही क्या कहलाता है, ये वेक्टर या विकल डीएनए कहलाता है, राइट है, जो कि डिजायर्ड जीन को किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर करता है। आई होप यहां तक का पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। चलो एक और पॉइंट, ये एक डायग्राम आपको यहां पर विजिबल है, राइट है। इस डायग्राम में आपको समझाता हूं बेटा। देखिए किसी भी सोर्स से, है ना, यहां पर ये देखने को मिल रहा है आपको, ये बेटा ये रहा, ये कोई यहां पर मोहन, सोहन, राम, सोहन, जो भी आप इसको मान लें, ये कोई एक बालक है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है ना कि ये क्या कर रहा है, ये कोई एक डीएनए है और इस डीएनए को कैरी कर रहा है, ठीक है। और इस डीएनए को ये कहां तक ले जाएगा, तो ये इस डीएनए को ले जाएगा, यहां पर मैंने क्या बता दिया बेटा, ये कोई होस्ट सेल है। अब ये होस्ट सेल प्लांट का हो सकता है, ये बैक्टीरियल सेल हो सकता है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल हो सकता है, ये कोई यीस्ट सेल हो सकता है या एनिमल सेल हो सकता है, राइट है, ये होस्ट सेल है। तो ये होस्ट सेल के अंदर इस डीएनए को कैरी करके कौन ले जा रहा है ना, क्या ये बंदा लेके जा रहा है कि नहीं, क्या ये बालक लेके जा रहा है कि नहीं। तो इस बालक को क्या मैं इस डीएनए के लिए जो कि इस होस्ट सेल के अंदर यहां पर ले जाएगा, उसके यहां पर इसके अंदर एंटर या इसके प्रवेश करवाने में हेल्प करेगा, है ना। तो क्या मैं इस पर्टिकुलर बालक को क्या बोल दूंगा, क्या ये कैरियर है कि नहीं, जो कि ढो रहा है, जो कि कैरी कर रहा है इस डीएनए को या फिर इस डिजायर्ड जीन को, और कहां लेके जा रहा है, किसके अंदर लेके जा रहा है, होस्ट सेल के अंदर लेके जा रहा है। तो क्या मैं इसको कैरियर बोलूंगा कि नहीं। जैसे ये काम कर रहा है ना, जैसे ये कैरियर है ना, सिमिलरली वेक्टर भी क्या होता है, तो
वेक्टर भी एक तरह का कैरियर होता है जो डिजाइर्ड जीन को होस्ट सेल के अंदर ले जाता है। तो देखिए मैंने यहां पर वेक्टर को समझाया है, बहुत ही आसान से पॉइंट में मैंने वेक्टर को समझाया है, लेकिन जरा एक बात यहां पे आ जाओ, मैंने यहां पर 4 टूल्स बताए हैं, 4 टूल में मैंने आपको वेक्टर को डिफाइन किया। वेक्टर को क्यों डिफाइन कर रहा हूं? क्योंकि हमारा टॉपिक तो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड एक टाइप का वेक्टर होता है बेटा। ये प्लाज्मिड है ना, बैक्टीरियल सेल के अंदर डिजाइर्ड जीन को ट्रांसफर करवाएगा, तो हेल्प कर रहा है कि नहीं, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, राइट है। अच्छा देखो यहां पर ये जो वेक्टर है ना, ये यहां पर कोई एक कैरियर है, मैंने आपको ये समझाया, लेकिन अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि आखिर ये डिजाइर्ड जीन क्या होता है, ये होस्ट सेल क्या होता है। तो डिजाइर्ड जीन और होस्ट सेल क्या है, ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। अच्छा डिजाइर्ड जीन को मैं अगर यहां पर समझाऊं तो बेटा ये वो जीन है जिसे हम अपने एक्सपेरिमेंट में यूज में ले रहे हैं। मैं अगर किसी जीन को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज में ले रहा हूं तो मैं उसको क्या बोलूंगा, डिजाइर्ड जीन बोलूंगा, है ना। वो जीन जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जिसमें मेरा खुद का इंटरेस्ट है, उसे मैं क्या बोलूंगा, डिजाइर्ड जीन बोलूंगा। तो बेटा ये क्या है ना, तो बेटा ये है यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसे मैं क्या बोल सकता हूं, क्या इसे मैं यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट कह सकता हूं। वो डिजाइर्ड जीन जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जो कि मैं अपने एक्सपेरिमेंट में यूज में ले रहा हूं, वो क्या है यहां पर, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, राइट है। अच्छा बताओ जरा, अगर मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजाइर्ड जीन को है ना डिफाइन करूंगा तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, मैं ये कहूंगा कि वो जीन है ना, वो जीन है ना जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो वो जीन जिसे कोई एक वेक्टर या कोई एक कैरियर होस्ट सेल के अंदर ले जाता है, वो क्या कहलाएगा, डिजाइर्ड जीन कहलाएगा। आई रिपीट, डिजाइर्ड जीन को हम कैसे डिफाइन करें, कैसे सिंप्लीफाई करें, तो आप कहेंगे वो जीन जिसे कोई वेक्टर है ना कहां ले जाता है, होस्ट सेल के अंदर ले जाता है, उसे डिजाइर्ड जीन आप बोल देना, राइट है। अच्छा अब बात आती है यहां पर होस्ट सेल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिमिलरली देखिए वो सेल जिसके अंदर किसी भी डिजाइर्ड जीन को वेक्टर ले जाता है, वो सेल ही क्या कहलाता है, होस्ट सेल कहलाता है। तो क्या इन तीनों के जो पॉइंट है, इन तीनों का जो डेफिनेशन है, कंसेप्ट है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल है। अगर मैं पूछूं कि वेक्टर क्या है, तो आप बोलेंगे वेक्टर एक कैरियर है जो कि डिजाइर्ड जीन को होस्ट सेल में ले जाता है। मैं अगर पूछूं कि डिजाइर्ड जीन क्या है, आप बोलेंगे डिजाइर्ड जीन जो है ना वो जीन है ना, वो हमारे इंटरेस्ट का जीन है ना, जो कि वेक्टर के थ्रू ले जाया जाता है होस्ट सेल के अंदर। मैं आपसे पूछूं होस्ट सेल क्या है, तो ये वो सेल है जिसके अंदर कोई भी डिजाइर्ड जीन को ले जाया जाता है, किसके हेल्प से, वेक्टर के हेल्प से। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट, ये तीनों टूल जो है ना उसका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि आखिर ये वेक्टर क्या होता है, डिजाइर्ड जीन क्या होते हैं और होस्ट सेल क्या होते हैं। क्या ये तीनों आप समझ पा रहे हैं? अच्छा सुनो, मैं एक और पॉइंट यहां पे समझा रहा हूं बेटा। ये जो होस्ट सेल है ना, सुनो, ये जो बेटा यहां पर होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल की बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से सेल को हम यहां पे होस्ट सेल यहां पे कंसीडर करते हैं। तो देखिए ये कोई होस्ट सेल जो है ना, ये हमारा प्लांट सेल हो सकता है बेटा, राइट है, ये कोई हमारा प्लांट सेल हो सकता है। अच्छा प्लांट के अलावा मैं आपको बताऊं, होस्ट सेल के तौर पर आप किसको यूज में ले सकते हैं, आप एनिमल सेल को यूज में ले सकते हैं, राइट है। एनिमल सेल के अलावा आप किसी फंगल सेल, फंगी को यूज में ले सकते हैं, जो कि क्या हो सकता है, यीस्ट सेल हो सकता है, किसी प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप यहां पर किसको यूज में ले सकते हैं, आप यहां पर बैक्टीरियल सेल को यूज में ले सकते हैं, राइट है। अच्छा देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जिस बैक्टीरियल सेल को यूज में लेते हैं बेटा, वो क्या होता है ना, पूरे बायोटेक में ज्यादातर आप होस्ट सेल जो यूज में लेते हैं वो बेटा क्या होता है, ई कोलाई होता है। ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है जो कि है ना केवल और केवल 20 मिनट में अपने आप को डिवाइड कर लेगा। तो जनरली होस्ट सेल हम उसी सेल को कंसीडर करेंगे जो कि जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं। इसीलिए ई कोलाई जो है ना अदर होस्ट सेल के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा बेस्ट कंसीडर किया जाता है, राइट है। अच्छा तो ये बात आप यहां पे ध्यान रखिएगा कि होस्ट सेल में प्लांट सेल, एनिमल सेल, यीस्ट सेल और बैक्टीरियल सेल को यहां पर यूज में ले सकते हैं। तो मैंने आपको बायोटेक में यूज में लिए जाने वाले इन तीनों टूल्स को एक एक करके आपको समझा दिया बेटा, है ना। और साथ साथ मैंने आपको यहां पर इस डायग्राम के थ्रू ये बता दिया कि आखिर इस डायग्राम में वेक्टर का क्या रोल है, ठीक है। अच्छा सुनिए यहां पर ध्यान से देखिए, अब मैं यहां पर एक पॉइंट और समझाता हूं। मैंने इन तीनों को समझाया, व्हाट अबाउट एंजाइम। देखिए बायोटेक में ना किसी भी प्रोडक्ट या मटेरियल को बनाने के लिए बहुत सारे एंजाइम यूज में लेते हैं, लेकिन हम
उन सभी एंजाइम की बात नहीं करेंगे, है ना, हम उन्हीं एंजाइम की बात करेंगे जो ज्यादातर यूज में लिए जाते हैं, ठीक है, जिनका ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है बेटा, राइट है, बायोटेक में। तो देखिए हम जिस एंजाइम की यहां पर बात करने वाले हैं बेटा, है ना, उसके बारे में जितने भी पॉइंट है वो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं, ताकि इन पॉइंट्स को आप समझेंगे तो आपको पीबीआर 322 प्लाज्मिड अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए जिस एंजाइम की हम यहां पर बात करने वाले हैं बेटा, वो एंजाइम कहलाता है यहां पर क्लीविंग एंजाइम। क्या कहलाएगा बेटा? ये एंजाइम यहां पर क्लीविंग एंजाइम कहलाता है, राइट है। अब ये क्लीविंग एंजाइम का मतलब क्या होता है, मैं इसको समझा दूं आपको पहले। देखिए बेटा, मान लीजिए, क्या आप ये जानते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, तो बेटा ये मैंने यहां पर कह दिया ये न्यूक्लिक एसिड है। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है क्या हो सकता है, ये न्यूक्लिक एसिड में हम यहां पर किसको यूज में लेते हैं, डीएनए को, या फिर न्यूक्लिक एसिड के तौर पर आप मुझे बता दो हम किसको यूज में लेते हैं, आरएनए को। तो क्या यहां पर डीएनए और आरएनए क्या हमारा न्यूक्लिक एसिड है? तो इस डीएनए आरएनए या फिर इस न्यूक्लिक एसिड को, है ना, कट करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए कुछ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट है, उन्हें हम यहां पर क्लीविंग एंजाइम कहते हैं। और वो क्लीविंग एंजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड को कट करेगा, ब्रेक करेगा, उस क्लीविंग एंजाइम को क्या कहा जाता है? तो जो न्यूक्लिक एसिड को कट करता है बेटा, उस क्लीविंग एंजाइम को कहा जाता है न्यूक्लियेज। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियेज कहते हैं। तो बेटा ये न्यूक्लियेज जो है ना, देखो जरा, ये न्यूक्लियस वो एंजाइम हो गया जो कि डीएनए आरएनए को कट करेगा, है ना। तो न्यूक्लियस एक तरह का क्लीविंग एंजाइम हो गया। अब ये जो न्यूक्लियस है बेटा या फिर क्लीविंग एंजाइम है ना, इसके मेनली आपको ध्यान रखने हैं कि इसके 2 टाइप्स होते हैं। कितने? 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है जिसे कहा जाता है एक्सोन्यूक्लियस। क्या बोला? एक्सोन्यूक्लियस। और एक को कहा जाता है एंडोन्यूक्लियस। क्या बोला? एंडोन्यूक्लियस, राइट है। तो ये यहां पे 2 तरह के हमारे पास क्लीविंग एंजाइम या फिर न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियस एंजाइम होता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अब ये समझाऊंगा, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, एंडोन्यूक्लियस का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है हमारे प्लाज्मिड में, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, एक्सोन्यूक्लियस है ना और एंडोन्यूक्लियस, मैं इसका पॉइंट बेटा आपको यहां पर समझाता हूं। देखिए सपोज कि एक्सोन्यूक्लियस किस तरह से डीएनए को कट करता है और एंडोन्यूक्लियस किस तरह से डीएनए को कट करता है, राइट है। मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर सपोज ये बना दिया, मैंने यहां पर सपोज ये बना दिया बेटा कोई डीएनए, राइट। ये हमारे पास कोई डीएस डीएनए है, ठीक है। ये हमारे पास कोई इस तरह से डीएस डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 2 स्ट्रैंड को रखने वाला डीएनए है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर ये हमारे पास बेटा, ये हमारे पास कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है या फिर कोई डीएस डीएनए है, ठीक है, तो ये एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस हमेशा किसी भी डीएस डीएनए को, है ना, कहां से कट करेगा, एंड वाले पार्ट से, किनारे से, इधर से कट करेगा, राइट, एंड से कट करेगा, ठीक है। कैसे? तो देखो यहां पर क्या, अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, एक तरह का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। तो देखिए ये क्या करेगा, ये यहां पर जब इसको कट करेगा बेटा, तो एंड वाले पार्ट पर जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा ना, उसको ये रिमूव कर देगा। तो एक्सोन्यूक्लियस वो न्यूक्लियस है, वो एंजाइम है, वो क्लीविंग एंजाइम है जो डीएनए को कट करेगा, न्यूक्लिक एसिड को कट करेगा, लेकिन कहां से, तो एंड वाले पार्ट से। ये मान लीजिए कोई डीएस डीएनए, तो ये इसका एंड, ये इसका एंड वाले पार्ट से क्या करेगा, उसको कट करेगा। तो देखो अगर ये कट करेगा तो क्या यहां से फ्रेगमेंट बन जाएंगे बेटा? क्या बन जाएंगे? फ्रेगमेंट बन जाएंगे। क्या ये बीच में से कट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, राइट है। तो ये यहां पर किनारे से कट करता है और किनारे से कट करके यहां पे किनारे पर पाए जाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड है उसको रिमूव कर देगा कि नहीं। तो देखिए मैंने क्या बोला, एक्सोन्यूक्लियस वो एंजाइम होते हैं जो क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, किसको, ये रिमूव करेंगे बेटा न्यूक्लियोटाइड को, रिमूव न्यूक्लियोटाइड, है ना, फ्रॉम एंड ऑफ डीएनए, फ्रॉम एंड ऑफ डीएनए। तो किसी भी डीएनए के, है ना, एंड से बेटा, बिल्कुल किनारे से, एज पॉइंट से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना, या एज पर, किनारे पर, एंड वाले पार्ट पर, है ना, कट लगाना, ये काम किसका होता है? आप कहेंगे एक्सोन्यूक्लियस। नाम से मालूम चल रहा है, एक्सो का मतलब बाहर से कट करेगा, राइट है। अच्छा देखो जरा, एंडो का मतलब अब यहां पे अंदर से कट करने की बात करेंगे बेटा। मान लीजिए, है ना, यहां पर मैं समझाता हूं, ये कोई हमारे पास डीएनए है, राइट है, ये हमारे पास कोई डीएस डीएनए है,
ठीक है ना। इस तरह से मैंने यहां पर डीएस डीएनए बना दिया, ये बेटा कोई डीएस डीएनए। अब आपको ये मालूम चलना चाहिए आखिर कोई भी एंडोन्यूक्लियस किस तरह से डीएनए को कट करता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी बात है बेटा, आराम से ध्यान से बिल्कुल शिद्दत के साथ सुनिएगा, बहुत जरूरी बात बताने वाला हूं आपको। एंडोन्यूक्लियस क्या होता है बेटा, ये जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए को कट करता है ना, डीएनए को कट करेगा, लेकिन ये पहली बात तो अंदर से कट करेगा, लेकिन डीएनए को कट करेगा किसी स्पेसिफिक साइट से। डीएनए को किसी स्पेसिफिक साइट से कट करने वाले जो न्यूक्लियस या क्लीविंग एंजाइम होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है, राइट है। तो देखो यहां पर ये क्या करते हैं, ये डीएनए को कट करते हैं, है ना, कट डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक साइट और स्पेसिफिक साइट, किसी भी डीएनए को, है ना, स्पेसिफिक साइट से कट करने का काम किसका होता है, तो आप कहेंगे ये एंडोन्यूक्लियस क्या होता है ना। तो ये कट डीएनए फ्रॉम अ स्पेसिफिक या ऑन अ स्पेसिफिक साइट, ठीक है। अब आपको यह ध्यान रखना है बेटा कि जिस स्पेसिफिक साइट से ये डीएनए को काटेगा उस स्पेसिफिक साइट को पता है क्या कहते हैं बेटा, उस स्पेसिफिक साइट को या तो आप बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन साइट, क्या बोलेंगे, या तो आप बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन साइट, और या फिर आप इसी रेस्ट्रिक्शन साइट को और क्या बोल सकते हैं, आप इसको रिकॉग्निशन साइट भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बताइए जरा, रिकॉग्निशन साइट भी कह सकते हैं। क्या शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको आरएस बोल सकता हूं, राइट है। अच्छा सुनो जरा, ये जो एंडोन्यूक्लियस है ना, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है बेटा, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक न्यूक्लियस जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है आरई। क्या होता है बोलो जरा, आरई। बेटा ये आरई क्या होता है ना, आरई क्या होता है, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं बेटा, इसको कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन, है ना, क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या बोला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोल दिया। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, केवल एक डायग्राम की बात नहीं है, मैंने कहा उस डायग्राम से रिलेटेड पूरी की पूरी जो थ्योरी के पॉइंट है, चैप्टर का लगभग आधा से ज्यादा % पार्ट में एक लेक्चर में खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे ध्यान से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, तो ये एंडोन्यूक्लियस जो होता है ना, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये डीएस डीएनए को काटेगा, लेकिन ये जहां से काट रहा है उसे हमने कहा स्पेसिफिक साइट से काट रहा है, और स्पेसिफिक साइट से ये काटता है तो उस स्पेसिफिक साइट को हम बोलते हैं या तो रेस्ट्रिक्शन साइट, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, इसी को रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, एंडोन्यूक्लियस का सबसे बेस्ट एग्जांपल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब काटेगा ना, तो कैसे काटता है ये डीएनए को, यहां देखिए, तो मैंने कहा ये डीएनए को यहां से काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है। अगर इसका स्पेसिफिक साइट यहां है तो डीएनए को यहां से काटेगा। अगर इसका स्पेसिफिक साइट मान लीजिए, है ना, अगर इसका स्पेसिफिक साइट यहां होता तो ये यहां से काटता, अगर यहां होता तो बेटा यहां से काटता। कहीं से भी काट सकता है डीएस डीएनए को, लेकिन कहां से नहीं काटेगा, उसके एंड वाले पार्ट से नहीं काटेगा, क्योंकि एंड वाले पार्ट से डीएनए को काट करके वहां से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने का जो काम है ना, वो किसको दिया गया है, वो तो एक्सोन्यूक्लियस को दिया गया है। किसको, एक्सोन्यूक्लियस को दिया गया है। तो आप कहेंगे एंडोन्यूक्लियस जो आरी है ना, वो डीएनए को काटेगा किसी स्पेसिफिक साइट से, और ये साइट जो है ना, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। तो ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट से कट करने का काम करता है, राइट है। लेकिन कभी भी डीएनए को, है ना, एंड से नहीं काटेगा, क्योंकि एंड से काटने का काम किसको दे रखा है ना, एक्सोन्यूक्लियस को होता है। आई होप यहां तक जो भी बात है आप बिल्कुल समझ लिए होंगे। वैसे तो ये टॉपिक बहुत लेंथी है, मैं वो पॉइंट बता रहा हूं जिसको हमें जानना जरूरी है अगर हमें प्लाज्मिड समझना है तो, ठीक है। अच्छा सुनो यहां पर ध्यान से, अच्छा सर कैसे जानना जरूरी है ना, तो यहां देखो इस डायग्राम में देख रहे हो आप, यहां पे साल फर्स्ट, बैमेच फर्स्ट, हिंद थर्ड, है ना, क्ले फर्स्ट, इको R1, बेटा ये सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। तो ये तो पता होना चाहिए ना कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता क्या है। बिना उस एंजाइम के बारे में बताए क्या मैं इस टॉपिक को आगे फर्दर प्रोसीड कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं। तो वापस आइए यहां पर, अब एक लास्ट पॉइंट बताता हूं, उसके बाद सीधे हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे बेटा, राइट है। देखिए यहां पे ध्यान से, देखिए अब तक अगर हम यहां पे आरई की बात करें ना, तो आरई की अगर बात करते हैं तो बेटा अब तक जो है ना, मैं यहां पे पॉइंट लिख देता हूं, मैं आरई के बारे में यहां पे एक नोट पॉइंट बता रहा हूं बेटा। अब तक जो है ना,
जो आरई है वो कितने नंबर में आइसोलेट किए जा चुके हैं। पहली बात तो आरई जो है ना उसका आइसोलेशन केवल और केवल प्रोकैरियोटिक सेल से होता है, यूकैरियोटिक सेल से आरई को है ना आइसोलेट नहीं किया जाता। तो आरई को प्रोकैरियोटिक सेल है ना लाइक बैक्टीरिया से वहां पर उसको आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब तक जो है ना एनसीईआरटी की लाइन में आपको बता रहा हूं है ना, अब तक 900 से भी ज्यादा बेटा है ना, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं मोर देन 900 जो आरई है ना उसको हम बैक्टीरिया से क्या कर चुके हैं, आइसोलेट कर चुके हैं। बैक्टीरिया से क्या कर चुके हैं, आइसोलेट कर चुके हैं। 900 से भी बेटा ज्यादा, 900 से भी ज्यादा आरई को अपन आइसोलेट कर चुके हैं। और कितने स्ट्रेन है ना, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से ओवर है ना, या फिर 230 से भी ज्यादा बोल सकते हैं आप है ना, 230 से भी ज्यादा स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से है ना, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से हम लोगों ने क्या किया है, 900 से भी ज्यादा आरई को आइसोलेट कर चुके हैं। तो मतलब 900 से ज्यादा अगर आरई है तो एक बात आपको पता होना चाहिए, हर आरई का, हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो 900 से भी ज्यादा है सभी का अपना खुद का एक साइट होता है, अपना खुद का एक स्पेसिफिक साइट होता है। और वो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसी साइट से, उसी जगह से डीएनए को कट करेगा। और जिस जगह से डीएनए को कट करेगा उसे क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट। ऐसे मान लो बेटा ये कोई एक डीएनए राइट है, ये कोई क्या है, एक डीएनए, और ये मैंने लिया ये कोई आरई है। तो ये जो आरई है ना इस डीएनए को जब काटेगा तो एक स्पेसिफिक साइट से काटेगा राइट है। तो ये जो आरई है वो तो 900 से ज्यादा है और सभी आरई का अपना साइट फिक्स होता है। मान लीजिए इस आरई का इस डीएनए में साइट यहां पर है, तो अगर इस आरई का डीएनए में साइट यहां पर है इसका मतलब ये यहीं से डीएनए को काटेगा, ये यहां से डीएनए को नहीं काटेगा। तो कोई भी जो आरई होता है ना वो अपने पहले रेस्ट्रिक्शन साइट को आइडेंटिफाई करता है और वहीं जाकर के डीएनए से बाइंड होता है और वहीं से ही डीएनए को कट करना स्टार्ट करता है राइट है। अच्छा देखिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आरई किसी भी आरई के आरएस को कट कर देगा, बिल्कुल भी नहीं है ना। हर आरई का, हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का अपना खुद का एक स्पेसिफिक साइट होता है और वो उसको वहीं से ही कट लगाता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो 900 से ज्यादा आरई है ना, 900 से ज्यादा आरई है तो उसको ऑब्टेन हम कर चुके हैं, उसको आइसोलेट कर चुके हैं 230 से ज्यादा बैक्टीरिया के स्ट्रेन से। ये हमारे एनसीईआरटी का डाटा है, अब तक की बात की गई है, प्रेजेंट टाइम तक की बात की गई है राइट है। अच्छा सुनो जरा ध्यान से, ये पॉइंट तो हमें यहां पर समझ में आ रहा है। अब क्या मैंने यहां पर जितने भी बायोटेक्नोलॉजी में यूज में लिए जाने वाले टूल्स आपको समझाया है, क्या अब आप ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, बोलो जरा राइट है। अच्छा सुनो, अब एक बात मैं आपको बताता हूं, जरा इस डायग्राम में आइए, आप इस डायग्राम में आइए जरा, मैं आपको यहां पर कुछ पॉइंट जो है ना वो हाईलाइट करके यहां पर बताता हूं ताकि आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ पाएं। देखिए यहां पर ये कोई PBr 322 मतलब प्लाज्मिड का डायग्राम है। अब देखिए आप यहां पर लिखा है ये PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, इको R1, क्ले फर्स्ट, हिंद थर्ड। बेटा ये सारे के सारे जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना ये सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं और इन सभी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए यहां पर है ना पीबीआर में उनका है ना रेस्ट्रिक्शन साइट पाया जाता है। अभी मैं इस डायग्राम को जब डिटेल में समझाऊंगा तब हम इसकी बात करेंगे बेटा। तो ये सारे जो नाम दिए गए ना आपको ये उन 900 में से है ना कुछ आरई के नाम दिए गए हैं और इन सभी आरई के लिए, इन सभी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए इस प्लाज्मिड पीबीआर 322 में 322 में क्या पाया जाता है, उनका खुद का स्पेसिफिक साइट, रिकॉग्निशन साइट या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट आरएस पाया जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मैंने इस डायग्राम से पहले मैंने आपको ये बेसिक क्यों समझाया। तो इसलिए समझाया ताकि आपको ये सारी बातें जो है वो ऑन द फिंगर टिप्स हो जाएं। एंजाइम में केवल बेटा क्लीविंग एंजाइम नहीं है, लाइटिक एंजाइम भी है, एंजाइम में ज्वाइनिंग एंजाइम भी है, पॉलीमरेज एंजाइम होता है, एल्केलाइन फॉस्फेटेज होता है। हमारा पर्पस उन सभी एंजाइम को भी पढ़ना नहीं है, हमारा पर्पस केवल और केवल प्लाज्मिड को पढ़ना था और प्लाज्मिड को पढ़ने के लिए जितना बेसिक आपको पता होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या मैंने बायोटेक में यूज में लिए जाने वाले सारे टूल्स आपको समझा दिए? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। सुनो जरा ध्यान से, वेक्टर यहां पर हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर कौन कौन से वेक्टर हैं हमारे बायोटेक में जिनको यूज में लिया जाता है किसी भी डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करने के लिए होस्ट सेल के अंदर।
राइट है। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है बेटा, हम अब ये पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से वेक्टर हैं, मतलब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्या है मैंने आपको बताया। अब हम ये जानने वाले हैं कि कौन कौन से वेक्टर हमें यहां पर पढ़ना होता है, समझना होता है। तो ध्यान से आप इस बात को आराम से, बिल्कुल शिद्दत आराम के साथ, कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे बेटा। देखिए यहां पर फोकस आपका टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए वेक्टर क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। वेक्टर के टाइप्स में बता रहा हूं जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उन सभी टाइप्स को एक एक करके यहां पे डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले एक वेक्टर दिया हुआ है जिसका नाम है प्लाज्मिड। क्या है बोलो जरा? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड भी एक वेक्टर होता है जिसके थ्रू हम यहां पे डिजाइड जीन को ट्रांसफर करेंगे होस्ट सेल के अंदर। अच्छा एक और वेक्टर की बात करते हैं बेटा। एक वेक्टर हमारे है ना एनसीईआरटी में प्लाज्मिड के अलावा है ना दे रखा है। क्या हमारे एनसीईआरटी में ये वेक्टर प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन एक साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहां पर क्या है कि कुछ जो वायरस हैं, कुछ वायरस भी एज ए वेक्टर हम यूज में ले सकते हैं। तो वायरस एज अ वेक्टर, राइट? वायरस एज वेक्टर। क्या हम वायरस को भी एज ए वेक्टर यूज में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, हाँ यूज में ले सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे वायरस हैं जिनको हम एज ए वेक्टर यूज में ले सकते हैं? तो जरा सुनिए ध्यान से, अब इस बात को समझना कौन कौन से हैं। तो पहले वेक्टर के नेम बता रहा हूं, उसके टाइप्स बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, वेक्टर के टाइप्स कौन कौन से हैं बेटा। एक जो है ना, एक ऐसा वेक्टर जिसे हम वायरस कंसीडर कर रहे हैं, तो वायरस एज ए वेक्टर अगर यूज में लिया जाएगा तो कौन कौन से वायरस है जिनको एज ए वेक्टर हम यहां पे यूज में ले सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट मैं यहां पे नाम बता रहा हूं बेटा, ये है यहां पे लेम्डा बैक्टीरियोफेज, राइट? लेम्डा बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज भी आप बोल सकते हैं, राइट है। तो ये बैक्टीरियोफेज है, ठीक। एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया के अंदर इंफेक्शन कॉज करता है। एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया के अंदर इंफेक्शन कॉज करता है। एक और बेटा, एक यहां पर मैं लिख रहा हूं कि एक वायरस है जिनको भी हम यूज में लेते हैं एज ए वेक्टर, जिसका नाम है रेट्रोवायरस। क्या है? रेट्रोवायरस। और एक और है जिसे हम कहते हैं बेटा CAMV। क्या बोलते हैं? CAMV। पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम होता है कॉलीफ्लावर, राइट है ना, मोज़ेइक वायरस। कॉलीफ्लावर मोज़ेइक वायरस, ठीक है। कॉलीफ्लावर मोज़ेइक वायरस है ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या लिख दिया है? CAMV लिख दिया है, ठीक है। तो जरा इस बात को आप ध्यान से सुनो। ये मैंने कुछ वायरस के नेम बताए जिनको हम एज ए वेक्टर यूज में ले सकते हैं, ठीक है क्या। अच्छा इसके अलावा देखो जरा और कौन कौन से वेक्टर हमें यहां पे यूज में लेना होता है बेटा। एक वेक्टर का नाम होता है कॉस्मिड। क्या नाम होता है? कॉस्मिड। ये क्या है ना कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज को आपस में कंबाइन करके बनाया जाता है। तो एक वेक्टर यहां पर कॉस्मिड भी आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है ना। अच्छा वेक्टर के नाम आपको बताए जा रहा हूं। देखिए एक वेक्टर जो है ना यहां पे, इसका नाम है बेटा BAC, और एक वेक्टर में और बता रहा हूं है ना, जिसे क्या कहा जाता है? YAC। बेटा BAC और YAC इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में BAC और YAC है ना यूज में लिया जाता है। आपके नीट के PYQ का क्वेश्चन है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन कौन से वेक्टर को यूज में लेते हैं। तो बेटा एक तो BAC होता है और एक क्या होता है? YAC। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? देखो जरा, BAC को कहते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहते हैं। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहा जाता है ना BAC को। अच्छा YAC क्या होता है सर? ठीक है, YAC होता है यहां पर यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, राइट? क्या बोल रहे हैं? यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहते हैं बेटा, ठीक है। तो ये तो इसका यहां पर क्या हो गया? फुल फॉर्म हो गया। और मैं इस बात को क्लियरली यहां पर मेंशन कर दूं कि बेटा इन दोनों को है ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं HGP, में यूज में लिया गया था। और यहां से आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा देखो, क्या मैंने अभी सारे के सारे वेक्टर के टाइप्स बता दिए? ये वही वेक्टर है जो कि डिजाइड जीन को ट्रांसफर करेगा किसी होस्ट सेल के अंदर। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि भाई जब ये डिजाइड जीन को होस्ट सेल में ट्रांसफर करवा रहा है तो वो होस्ट सेल है कौन से? जैसे मान लीजिए प्लाज्मिड एक वेक्टर है, तो ये किस होस्ट सेल के अंदर डिजाइड जीन को ट्रांसफर करवाएगा? तो क्या नेम ऑफ होस्ट सेल लिखवा दूं क्या? राइट है। तो जरा देखिए यहां पर ध्यान से, नेम ऑफ होस्ट सेल की बात करते हैं बेटा। जो मैक्सिमम प्लाज्मिड होते हैं
उनको यूज में लिया जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। मैं बता रहा हूं आपको, बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरिया के अंदर, है ना, यहां पे नेम ऑफ होस्ट सेल बता रहा हूं जिसके अंदर ये सारे वेक्टर जो है डिजाइड जीन को ट्रांसफर करेंगे। तो किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर जो प्लाज्मिड होगा वो डिजाइड जीन को ट्रांसफर करेगा, है ना। अगर इन सभी वायरस की अगर बात करें तो वायरस के पॉइंट यहां मेंशन कर रहा हूं बेटा। देखो बैक्टीरियोफेज जो है वो डिजाइड जीन को किसके अंदर भेजने का काम करेगा, बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर। रेट्रोवायरस जो है किसी एनिमल सेल में बेटा। अगर हमें डिजाइड जीन को किसके अंदर भेजना है, एनिमल सेल में भेजना है, तो एनिमल सेल में भेजने के लिए जो वेक्टर यूज में लेते हैं बेटा उसका नाम रेट्रोवायरस है, ठीक है। अच्छा, CAMV इसके नाम से मालूम चल रहा है कॉलीफ्लावर में भेज रहा है, इसका मतलब क्या हम बोलेंगे, ये है ना, ये बेटा किसी प्लांट सेल के अंदर, किसी प्लांट सेल के अंदर ये क्या करेगा बताओ, डिजाइड जीन को ट्रांसफर करेगा। अच्छा, कॉस्मिड, कॉस्मिड को एज ए वेक्टर यूज में लेते हैं डिजाइड जीन को ट्रांसफर करने के लिए जिस होस्ट सेल में, ये भी बेटा यहां पर क्या होता है, बैक्टीरियल सेल होता है, राइट है। तो बैक्टीरियल सेल में ये ट्रांसफर करेगा। इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि BAC को भी यूज में लिया जाता है किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर डिजाइड जीन को ट्रांसफर करने के लिए। और यहां पे YAC जो है ना, इसको यूज में लेते हैं बेटा अगर हमें, है ना, यीस्ट के अंदर जो कि यूनिसेलुलर फंजाई या फंगी होता है ना, उसके अंदर डिजाइड जीन को ट्रांसफर करने के लिए यूज में लिया जाएगा। तो जरा सुनिए, अब मैं इस बात को एक बार रिवाइज करने वाला हूं, बहुत ही जरूरी बात है, यह बात ध्यान रखिएगा। देखो अभी हमें तो पढ़ना क्या है, हमें तो पढ़ना प्लाज्मिड के बारे में था। तो प्लाज्मिड जो होता है वो किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर, है ना, डिजाइड जीन को क्या करवाएगा, ट्रांसफर करवाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे दूसरे वेक्टर की बात करें, अगर हम वायरस की बात करते हैं बेटा, तो वायरस क्या है, अलग अलग टाइप के वायरस हैं जिनको एज ए वेक्टर हम यहां पर यूज में ले सकते हैं। देखो जरा, जैसे बैक्टीरियोफेज है तो बैक्टीरिया के अंदर ये क्या करेगा, डिजाइड जीन को ट्रांसफर करेगा। रेट्रोवायरस है तो ये एनिमल सेल के अंदर डिजाइड जीन को ट्रांसफर करेगा, राइट है। CMV कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है, प्लांट सेल के अंदर डिजाइड जीन को ले जाएगा। कॉस्मिड, कॉस्मिड क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर डिजाइड जीन को भेजेगा। BAC इसके नाम से मालूम चल रहा है ये भी बैक्टीरियल, है ना, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर ही डिजाइड जीन को भेजेगा। और जो YAC होता है बेटा, ये यीस्ट जो कि एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है, उसके अंदर डिजाइड जीन को ट्रांसफर करने के लिए एज ए वेक्टर यूज में लिए जाते हैं। आई होप आपको यहां तक जितना भी पॉइंट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, राइट है। अच्छा सुनिए ध्यान से, अब मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर बता दिए हैं, ठीक है। अब बेटा हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है प्लाज्मिड, कि ये प्लाज्मिड क्या होता है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है, यही तो पढ़ना था हमें, है ना। लेकिन उससे पहले मैंने बेसिक्स बताए। मैंने आपको कहा ना कि केवल एक डायग्राम की बात नहीं है बेटा, ये लेक्चर केवल और केवल एक डायग्राम की बात नहीं है, ये पूरा का पूरा 50% से ज्यादा वेटेज रखेगा ये लेक्चर आपके बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस करके चैप्टर के लिए, ठीक है ना। आप ध्यान से समझें बेटा, ये प्लाज्मिड क्या होता है। अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं सीधे PBR 322 पे आ गया हूं, नहीं बेटा, मैं इसको समझाऊंगा। PBR 322 क्या है मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले आप समझिए कि ये प्लाज्मिड क्या होता है। तो मैं यहां पर, है ना, क्या बता रहा हूं बेटा, ये प्लाज्मिड है ना, किसी बैक्टीरिया या किसी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाने वाला जो प्लाज्मिड होता है वो क्या होता है, जरा सुनिए ध्यान से बेटा। ये मैंने यहां पर कोई बैक्टीरिया बनाया है ना, मैंने कहा ये मैंने क्या बना दिया, कोई भी बेटा एक बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरियल सेल बना दिया है, राइट। ये कोई एक बैक्टीरियल सेल है बेटा, ठीक है। अच्छा सुनो ध्यान से, अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो ये इसके अंदर यहां पर इस बैक्टीरिया का मेन डीएनए बेटा, कौन सा डीएनए, मेन डीएनए। तो ये यहां पर, है ना, इस बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला मेन डीएनए, और बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला ये जो मेन डीएनए होता है बेटा, इसे हम यहां पर जीनोमिक डीएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए भी बोल सकते हो। तो ये तो मेन डीएनए है, लेकिन फिर प्लाज्मिड क्या होता है, इस मेन डीएनए के अलावा भी एक डीएनए पाया जाता है, मेन डीएनए के अलावा भी एक डीएनए यहां पर पाया जाएगा, राइट है बेटा, है ना। इस डीएनए को क्या बोलेंगे, सुनो जरा, ये रहा यहां पर बेटा प्लाज्मिड, ये मैंने यहां पर क्या बना दिया, ये मैंने प्लाज्मिड बनाया है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि बेटा ये जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ये यहां पर क्या है, यही तो है हमारा क्या, यही है हमारा यहां पर प्लाज्मिड। अब देखो जो कि एक वेक्टर होता है ना, जिसको यूज में लेते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर डिजाइड जीन को ट्रांसफर करने के लिए। अब जरा सुनो,
अगर बेटा ये प्लाज्मिड है, अगर ये प्लाज्मिड है तो इसके पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये जो प्लाज्मिड है ना, इसके पॉइंट मैं आपको बताऊं उससे पहले, है ना, उससे पहले एक और बात सुनो। क्या मैं ये कह सकता हूं किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया जाने वाला ये प्लाज्मिड, है ना, मेन डीएनए के अलावा पाया जा रहा है? मेन डीएनए के अलावा है मतलब मेन डीएनए तो है ही, अपने सारे के सारे मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी को शो करेगा वो मेन डीएनए को यूज में लेकर के, है ना। लेकिन प्लाज्मिड क्या है? क्या ये एक्स्ट्रा डीएनए है? क्या ये बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया जाने वाला इस डीएनए के अलावा है, मतलब एक्स्ट्रा है ना। तो क्या मैं यहां पर वेरी फर्स्ट पॉइंट प्लाज्मिड के बारे में लिख सकता हूं कि ये क्या कहलाएगा, एक एक्स्ट्रा डीएनए है, या फिर इसको कहा जाता है बेटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। तो देखो जरा, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। अच्छा एक और बात सुनो बेटा, ये जो डीएनए आप ध्यान से देखो यहां पर, क्या दिख रहा है आपको? ये डीएस दिख रहा है या एसएस दिख रहा है? कितने स्ट्रैंड आपको यहां पर दिख रहे हैं? इजी है, डीएस है ना। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है बेटा, एक डीएस डीएनए होता है ना। ये दो स्ट्रैंड को रखने वाला डीएनए है। अच्छा कैसा लग रहा है ये लीनियर है या सर्कुलर है? अरे लीनियर बेटा डीएनए, है ना। अगर ऐसा पाया जाए ना हेलिकल फॉर्म में इस तरह से, मैं कहूंगा ये लीनियर फॉर्म हो गया। लेकिन ये कैसा है बताओ, लीनियर या सर्कुलर? बिल्कुल सर्कुलर है ना। तो ये जो डीएनए है एक तरह का कौन सा डीएनए होता है बेटा? ये सर्कुलर डीएनए होता है। तो डीएस डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और सर्कुलर डीएनए होता है, राइट है। अच्छा एक और बात सुनो जरा, ये जो डीएनए है बेटा ये क्या होता है? ये डीएनए नेकेड डीएनए कहलाता है, ये डीएनए नेकेड डीएनए कहलाता है। और अभी मैं प्लाज्मिड, है ना, को डिटेल में समझाऊंगा तो मैं आपको पता है क्या बताने वाला हूं। इस प्लाज्मिड के अंदर कोई एक साइट होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं ओराई साइट। मैं अभी बताऊंगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए साइट होता है ना। तो ओराई साइट बोलते हैं इसको। तो इस ओराई साइट की होने की वजह से जो प्लाज्मिड है ना उसके अंदर एक कैपेसिटी है कि इसको अपना रेप्लिकेशन करने के लिए किसी से हेल्प मांगने की जरूरत नहीं है, खुद कर सकता है। तो ये सेल्फ रेप्लिकेशन को शो करने वाला डीएनए है, खुद का रेप्लिकेशन खुद कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेशन की टेंडेंसी है। तो क्या ये सेल्फ रेप्लिकेटेड डीएनए है ना। तो देखिए जरा, मैं इस बात को बहुत यहां पे साइड में लिख रहा हूं ताकि सबसे जरूरी बात यही है बेटा, है ना। ओराई साइड होने की वजह से प्लाज्मिड जो है इनमें, है ना, क्या पाया जाता है? सेल्फ रेप्लिकेशन पावर पाया जाएगा। तो बेटा ये सेल्फ रेप्लिकेशन, है ना, सेल्फ रेप्लिकेशन शो करता है ना, सेल्फ रेप्लिकेशन शो करता है। रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए से नया डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन है, डीएनए जैसा डीएनए बनना मतलब रेप्लिकेशन है, राइट है। अब सुनो जरा, अब सेल्फ रेप्लिकेशन, है ना, इसे क्या यूनिट या फिर डीएनए कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा एक और बात, ये एक ऐसा डीएनए है जिसमें बेटा एक प्रोटीन नहीं पाया जाता, क्योंकि ये बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाने वाला डीएनए, तो इसके अंदर एक प्रोटीन नहीं मिलता है जो कि यूकैरियोटिक डीएनए के, है ना, पैकेजिंग में हेल्प करता है। तो इसके अंदर बेटा हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो अब्सेंट होता है। इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? अब्सेंट होता है। मैंने ये अब्सेंट लिखा है, पर हिस्टोन की जगह पे एक प्रोटीन यहां पर इसके अंदर पाया जाता है जिसे कहते हैं बेटा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, राइट है। आगे जाकर के आप इसका नाम पॉलीएमाइन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब जरा सुनो ध्यान से, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, इसकी जगह पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन है जो कि प्रोकैरियोटिक डीएनए को पैकेजिंग में हेल्प करेगा। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो यूकैरियोटिक डीएनए के पैकेजिंग में हेल्प करता है ना। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको पढ़ाया जाएगा। तो जरा अब आप मेरी बात सुनो, ये जो मैंने आपको बेसिक बताया है ये केवल प्लाज्मिड के बारे में एलिमेंट्री आइडिया दे रहा है आपको। मैं एक बार वापस से रिवाइज कर रहा हूं। अगर आप ये सारे पॉइंट, है ना, ये सारे पॉइंट अगर आप लिख ले तो आप ये यकीन मानिए ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पर ध्यान से, ये कोई एक बैक्टीरियल सेल है, किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर, है ना, अगर ये डीएनए है तो ये डीएनए बेटा इसका मेन डीएनए है ना, या जीनोमिक डीएनए। अच्छा, तो इस जीनोमिक डीएनए के अलावा जो डीएनए मिलता है, क्या मैं इसको प्लाज्मिड बोल रहा हूं? तो प्लाज्मिड क्या यहां पर बेटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। और मैं तो इसको ये भी बोल सकता हूं बेटा, सुनो ये भी लिख देता हूं, मैं तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा ये जीनोमिक डीएनए के अलावा है, इसीलिए मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि बेटा ये एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए है।
राइट है, क्या है ये बेटा एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए है ना, एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये डीएस डीएनए है बिल्कुल। क्या ये सर्कुलर डीएनए है, नेकेड डीएनए है? सही बात है, इनमें सेल्फ रेप्लिकेशन पावर है। अभी मैं आपको बताऊंगा ओराइसाइट जो है ना, ओराइसाइट है ना, इसमें प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो सेल्फ रेप्लिकेशन यूनिट जो है इसमें इसे कंसिडर किया जाएगा बेटा। तो बिल्कुल आसान से पॉइंट है। प्लाज्मिड के फीचर्स मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं है, इसकी जगह पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन इसमें पाया जाता है। और जो जीनोमिक डीएनए है उसमें भी यही होता है बेटा, इसके अंदर भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसकी जगह पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। और ये जीनोमिक डीएनए भी डीएस डीएनए होता है, और सर्कुलर डीएनए होता है, नेकेड डीएनए होता है, राइट है। अच्छा, तो ये मैंने आपको प्लाज्मिड के पॉइंट्स आपको बताए हैं। अच्छा, अब जरा सुनो, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, अब मैं आपको यह बताने वाला हूं बेटा कि यहां पर हम प्लाज्मिड के कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, है ना, प्लाज्मिड के कुछ टाइप्स मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो देखिए अब हमारा पॉइंट क्या है, अब हमारा पॉइंट है टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, राइट है। अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, वो टाइप्स जो कि हमारे, है ना, सिलेबस में कहीं ना कहीं प्रोवाइडेड है। तो देखिए टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। अच्छा देखो जरा, ये जो प्लाज्मिड के टाइप्स हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ये हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है, यही वो प्लाज्मिड है ना, जिसकी हमें आज के क्लास में बात करनी है, जो कि PBr 322 है बेटा। क्या है? PBr 322 है। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो PBr 322 है, उससे पहले यहां पर इसके टाइप्स देखते हैं कि PBr 322 के अलावा भी कौन कौन से प्लाज्मिड होते हैं, ठीक है। अच्छा सुनो ध्यान से, अब तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड में बेटा एक तो क्या हो गया जो हम आज की क्लास में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये बेटा यहां पर PBr 322, क्या है? PBr 322 है, राइट है। अच्छा सुनो, इसके अलावा हमें एक और प्लाज्मिड पढ़ना होता है जिसको बोलते हैं PUC 18, एक होता है बेटा यहां पर PUC 19, राइट है, ये भी हमें यहां पर पढ़ना है। अच्छा, प्लाज्मिड के टाइप्स ही पढ़ रहे हैं, तो यहां पर बेटा एक प्लाज्मिड और है जिसको हम कहते हैं यहां पर TI प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? TI प्लाज्मिड। अच्छा, एक और प्लाज्मिड हमें यहां पे डिस्कस करना है जिसे हम कहते हैं बेटा यहां पर RI प्लाज्मिड, है ना, इधर लेते हैं अपन इसको, इसे कहेंगे अपन यहां पर RI प्लाज्मिड, है ना, RI प्लाज्मिड। मैं ये सारे के सारे, है ना, प्लाज्मिड के टाइप्स आपको बता रहा हूं। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनो बेटा, ये RI प्लाज्मिड और TI प्लाज्मिड क्या होता है, पहले हम इसको देखते हैं एक बार। देखो, इसको तो कहेंगे रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या कहा जाता है? रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं बेटा इसको, RI प्लाज्मिड को। आगे आप जब पढ़ेंगे RDNA का प्रोसेस, उसमें आपको ये दोनों प्लाज्मिड काम में लिए जाएंगे भाई, है ना। देखो यहां पर इसे क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है यहां पर, बोलेंगे बेटा इसको ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या बोला इसको? इसको हमने बोला यहां पर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, राइट है बेटा। ये दोनों प्लाज्मिड होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मिड है बेटा, मैंने आपको यहां पर टोटल 5 प्लाज्मिड बताए हैं। देखो जरा, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया PUC 18, एक हो गया यहां पर PUC 19, एक हो गया यहां पर RI प्लाज्मिड, एक क्या हो गया? TI प्लाज्मिड। अब सुनो, ये जो तीनों है बेटा, ये जो तीनों है, ये तीनों के तीनों बेटा ये है यहां पर मॉडिफाइड या फिर, है ना, ह्यूमन मेड है, इसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। ये तो क्या होते हैं? ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये यहां पर ये तीनों PBr 322, PUC 18, PUC 19 आर्टिफिशियल प्लाज्मिड होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम यहां पर RI प्लाज्मिड की बात करें, है ना, TI प्लाज्मिड की बात करें बेटा, ये दोनों के दोनों प्लाज्मिड जो होते हैं, ये दोनों, है ना, नेचुरल प्लाज्मिड होता है। कैसा? तो बेटा ये यहां पर नेचुरल प्लाज्मिड होता है। अच्छा, अब मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूं बेटा, ये RI प्लाज्मिड और TI प्लाज्मिड, ये दोनों के दोनों प्लाज्मिड को हम एज ए वेक्टर यूज में लेते हैं। अगर हमें हमारा डिजाइड जीन कहां भेजना है, अगर हमें हमारा डिजाइड जीन डाइकोट प्लांट सेल में भेजना है, डाइकोट प्लांट सेल में अगर भेजना है, तो RI प्लाज्मिड भी और TI प्लाज्मिड भी यूज में लिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, PUC 18, PUC 19, PBr 322, इन सबको यूज में लिया जाता है ना, कौन से होस्ट सेल के अंदर डिजाइड जीन को भेजने के लिए। अगर हमें बैक्टीरियल सेल के अंदर डिजाइड जीन भेजना है, तो हम यहां पर यूज में लेंगे इन तीनों को,
ठीक है, तो ध्यान समझना, सारे पॉइंट मैं एक ही जगह आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट मैंने आपको प्लाज्मिड के टाइप समझा दिए हैं। इससे पहले मैंने यहां पर प्लाज्मिड के बारे में कुछ जनरल पॉइंट आपको समझाया था। ठीक है, क्या आप यहां तक क्लियरली समझ पा रहे हैं कि नहीं, बोलो क्या यहां तक क्लियर है क्या? अच्छा सुनो जरा, अब देखो ये मैंने यहां तक तो पॉइंट आपको बता दिया। अब हम आते हैं इस डायग्राम पे। ये जो डायग्राम मैं यहां पे समझाने वाला हूं, ये वही डायग्राम है जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन इसको हम एक अच्छे तरीके से डिटेल में हम समझेंगे और कुछ फनी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा बेटा। ठीक है ना, अब जरा सुनिए ध्यान से आप कि पीबीआर 322 जो है ना आखिर क्या होता है। तो मैंने आपको अभी यहां पर बताया है कि पीबीआर 322 जो है ना एक ऐसा प्लाज्मिड है ना, जो कि एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है और इसके हेल्प से आप क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल के अंदर डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर कर पाएंगे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो सुनो, आखिर ये पीबीआर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बॉलिवर, एक का नाम था रॉड्रिग्वीज। इन्होंने बनाया है जिस प्लाज्मिड को तो अपने ही नाम पर, है ना, बॉलिवर और रॉड्रिग्वीज ने इस प्लाज्मिड को भी नेमिंग किया है, प्लाज्मिड का नेमिंग किया है, राइट है। तो यहां पर दो साइंटिस्ट के बारे में आपको बता रहा हूं, है ना। देखिए यहां पे इसका नाम तो बॉलिवर है, इसका नाम यहां पर रॉड्रिग्वीज है। तो क्या मैं इसको क्या बोल सकता हूं, सुनिए ध्यान से, क्या मैं इसको इन दोनों साइंटिस्ट के नेम के बिहाफ पर मैं ये बोल दूं कि ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा बेटा प्लाज्मिड ऑफ, ये कहलाएगा प्लाज्मिड ऑफ बॉलिवर, राइट, प्लाज्मिड ऑफ बॉलिवर एंड रॉड्रिग्वीज, प्लाज्मिड ऑफ बॉलिवर एंड रॉड्रिग्वीज। ठीक है बेटा, तो ये प्लाज्मिड ऑफ बॉलिवर एंड रॉड्रिग्वीज इसका पूरा नाम हो गया बेटा। ठीक है, और 322 यहां पर किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये यहां पर बेटा, है ना, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए प्लाज्मिड ऑफ बॉलिवर एंड रॉड्रिग्वीज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। और क्या मैंने आपको ये पॉइंट पहले बता दिया कि ये कोई एक, है ना, इन दोनों साइंटिस्ट ने बनाया है, तो क्या ये नेचुरल हुआ है आर्टिफिशियल? ये पॉइंट मैंने बता दिया है अभी, ये एक तरह का आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, राइट है, ये एक तरह का आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। तो आर्टिफिशियल को क्या मैं यहां पर ये भी बोल सकता हूं, यहां पर साइंटिस्ट ने बनाया इन दोनों ने, तो ये यहां पर एक मॉडिफाइड प्लाज्मिड होता है बेटा। क्या होगा? मॉडिफाइड प्लाज्मिड होगा। ठीक है ना। अच्छा सुनो यहां पर ध्यान से, तो ये एक आर्टिफिशियल या मॉडिफाइड प्लाज्मिड यहां पर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक और बात बेटा, क्या हम इसको यूज में लेते हैं, है ना, यूज्ड फॉर, मैं लिख रहा हूं यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर, यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर इन व्हाट? हम इसको यूज में लेते हैं जीन को ट्रांसफर करने के लिए कौन से होस्ट सेल में? तो मैंने अभी बताया आपको कि बैक्टीरियल सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। ठीक है, और एक तरह का आर्टिफिशियल या मॉडिफाइड प्लाज्मिड है। अब देखो इसके पॉइंट में आगे के आपको समझा पाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम वापस से कुछ बेसिक जानेंगे। ठीक है, और उन सभी बेसिक के बाद आपको ये कंप्लीट डायग्राम समझ में आ जाने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है, देखिए यहां पर आपको बताया कि वेक्टर क्या होता है। अब ये वेक्टर क्या है इसको डिफाइन किया, टाइप्स ऑफ वेक्टर भी आपने यहां पर जान लिया। तो मैंने कहा ये जो पीबीआर 322 होता है ये भी एक तरह का वेक्टर है, एक प्लाज्मिड है ना। तो ये क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर डिजायर्ड जीन को ले जाएगा। तो जब बेटा ये वेक्टर है तो क्या आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी वेक्टर में कुछ फीचर्स होते हैं जो उसको यूनिक बनाते हैं। तो किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में कुछ फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे एनसीईआरटी में दिया है। मैं पहले उन फीचर्स को समझाऊंगा। किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में 3 फीचर्स यहां पर हमें देखने को मिलता है जो उसको दूसरे वेक्टर से बेस्ट बनाता है। अगर वो तीनों फीचर्स किसी भी वेक्टर में प्रेजेंट होता है तो वो एक बेस्ट वेक्टर कंसीडर किया जाता है। तो हम ये देखते हैं बेटा कि वो तीनों फीचर्स जो किसी भी एक क्लोनिंग वेक्टर में पाया जाना चाहिए वो कौन कौन से होते हैं। मैं इन तीनों के पॉइंट को समझाऊंगा, उसके बाद पीबीआर 322 का डायग्राम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बेटा, राइट है। अच्छा देखिए ध्यान से, अब सुनो, अब हम यहां पर क्या देखने वाले हैं कि किसी भी क्लोनिंग वेक्टर की बात करें बेटा, किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में कौन कौन से फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो फीचर्स रिक्वायर्ड इन अ क्लोनिंग वेक्टर, तो देखो हमें यहां पर एनसीईआरटी ने 3 फीचर्स यहां पर प्रोवाइड किया है बेटा। किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में, है ना, एक फीचर प्रेजेंट होता है जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, राइट है, या फिर इसे क्या कहा जाएगा, तो बेटा इसी को हम यहां पर कहते हैं ओराइसाइट। क्या बोलते हैं इसको? ओराइसाइट कहते हैं। मैं आपको समझा दूंगा कि आखिर ये क्या होता है।
सेकेंड फीचर जो किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में प्रेजेंट होता है बेटा, इसे हम कहते हैं क्लोनिंग साइट, और क्लोनिंग साइट इज ऑल्सो नोन एज रेस्ट्रिक्शन साइट। तो क्लोनिंग साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट किसी वेक्टर में प्रेजेंट होते हैं। एक और फीचर यहां पे प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर जीन। क्या बोलते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर जीन, या फिर शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको SMG लिख देता हूं बेटा, सेलेक्टेबल मार्कर जीन होता है। ठीक है, तो ये तीनों फीचर्स अगर किसी वेक्टर में प्रेजेंट है तो सबसे बेस्ट वेक्टर माना जाएगा। तो क्या इन तीनों के बारे में कुछ पॉइंट आपको बता दूं जो कि PBR 322 के डायग्राम को डिटेल में समझने के लिए जरूरी है ना? अब जरा देखिए यहां पर ध्यान से, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जिसको आपने क्या बोला है, ओराइसाइट बोला है, ये क्या होता है? मान लो बेटा ये कोई DNA है, तो जब ये DNA अपने नंबर को बढ़ाएगा, मतलब रेप्लिकेशन करेगा, तो अपनी जैसे कॉपी बनाएगा, तो इनमें रेप्लिकेशन, इस DNA में रेप्लिकेशन पक्का किसी जगह से स्टार्ट हुआ होगा ना। तो किसी भी DNA में रेप्लिकेशन जिस पर्टिकुलर साइट से स्टार्ट होता है, उस साइट को, जिस पर्टिकुलर DNA में रेप्लिकेशन किसी एक साइट से स्टार्ट होगा, किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, जिस साइट या जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा बेटा उसको ओराइसाइट बोलेंगे। मान लो कि ये कोई DNA और इसमें ओराइसाइट यहां पर है, तो पक्का जब ये DNA रेप्लिकेट करेगा तो DNA में रेप्लिकेशन यहां से होगा, मतलब DNA के रेप्लिकेशन का ओरिजिन इस पॉइंट से है, उस साइट से है। तो वो साइट जहां से DNA रेप्लिकेट करना शुरू करता है ना, या जहां से उस पर्टिकुलर साइट से DNA में रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जहां पे रेप्लिकेशन का ओरिजिन होगा बेटा, उसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलेंगे, राइट है। तो ये क्या है यहां पर? ओराइसाइट है। ये तीनों फीचर्स होने चाहिए, मैंने आपको ये बोला। तो क्या मैं पहले ओराइसाइट को समझा दूं? कुछ पॉइंट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देखिए बेटा, आपको 2-3 पॉइंट ओराइसाइट के बारे में यहां पे लिख रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट बेटा, कोई भी जो ओराइसाइट होता है ना, वो क्या करता है बेटा? ये इंक्रीज करता है। ये क्या करेगा? तो मैं यहां पे फर्स्ट पॉइंट कह रहा हूं बेटा, ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ डिजाइड जीन। क्या हमने डिजाइड जीन पढ़ लिया? और डिजाइड जीन के नंबर को इंक्रीज करने के लिए कौन हेल्पफुल है? तो ये ओराइसाइट हेल्पफुल है ना। अच्छा, डिजाइड जीन का नंबर अगर इंक्रीज कर रहा है, तो क्या ऐसा करके मैं ये कह सकता हूं कि ये जीन की क्लोनिंग कर रहा है? क्या ये ऐसा करके ये क्या कर रहा है? तो ये ऐसा करके जीन की क्लोनिंग कर रहा है। अरे ये कोई डिजाइड जीन है, इस जैसे डिजाइड जीन बहुत सारे बन रहे हैं, है ना, तो वो ओराइसाइट की वजह से बन रहे हैं। तो क्या जीन की क्लोनिंग हो रही है? बहुत सारे नंबर्स हमें यहां पे जीन को देखने को मिल रहे हैं। तो देखो जरा, ये ओराइसाइट क्या करेगा बेटा? ये इंक्रीज कर देगा, है ना, किसके नंबर को? तो डिजाइड जीन के नंबर को इंक्रीज कर देगा। आई होप आपको ये पॉइंट पूरा समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और बात, किसी भी होस्ट सेल के अंदर ये प्लाज्मिड के नंबर या प्लाज्मिड के कॉपी नंबर को भी बढ़ा सकता है। जैसे मान लीजिए आप, ये कोई एक प्लाज्मिड मैंने यहां पर बना दिया, है ना, या ये कोई एक बैक्टीरिया मैंने यहां पर बना दिया, ये कोई होस्ट सेल है बेटा, ये इसके अंदर यहां पे क्या पाया जा रहा है? प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड अपने कॉपी नंबर को बढ़ा रहे हैं, अपने जैसा ही प्लाज्मिड बना रहे हैं। तो क्या मैंने भी बताया था कि प्लाज्मिड में सेल्फ रेप्लिकेशन पावर प्रेजेंट होता है, बताया था, है ना। तो ये प्लाज्मिड की जो कॉपी नंबर है ना, वो कॉपी नंबर को बनाने के लिए, कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड, है ना, को इंक्रीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ओराइसाइट। और किसी भी पर्टिकुलर होस्ट सेल में कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड के कितनी संख्या होनी चाहिए, मतलब कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड कितने होने चाहिए, प्लाज्मिड के कॉपी नंबर कितने होने चाहिए, उसको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? ये यहां पर ओराइसाइट करेगा। ये आपके PYQ का पूछा गया स्टेटमेंट है, एक ऑप्शन में दिया हुआ था, बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप, ठीक है। देखिए क्या है ओराइसाइट, क्या होता है? तो ये इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिजाइड जीन, मतलब जीन की क्लोनिंग तो करता ही है, लेकिन साथ साथ मैं यहां पर एक पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, ये इंक्रीज करेगा बेटा, ये यहां पर इंक्रीज करेगा। ये किसको इंक्रीज करता है? तो इंक्रीज इन द कॉपी नंबर ऑफ, इंक्रीज इन कॉपी नंबर ऑफ, कॉपी नंबर का मतलब क्या है? ये ओरिजिनल प्लाज्मिड और इसने यहां पे अपनी कॉपीज बना ली, तो ये कॉपी नंबर कहलाएगा, राइट है। तो इंक्रीज इन द कॉपी नंबर ऑफ, इंक्रीज इन द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड। और ना केवल बेटा ये कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड को इंक्रीज करता है, बल्कि कितने कॉपी नंबर होना चाहिए उसको ये क्या करता है? उसको ये कंट्रोल भी करता है। तो कंट्रोलिंग भी करेगा बेटा। तो कंट्रोलिंग ऑन कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड, और उसके नंबर को बढ़ाने का जो काम है ना, वो एक्चुअल में यहां पे ओराइसाइट का होता है। किसी भी होस्ट सेल के अंदर कितने प्लाज्मिड के कॉपी नंबर होने चाहिए, उसको कंट्रोल करने का, उसको उसके नंबर को बढ़ाने का काम ओराइसाइट का होता है। मान लीजिए बेटा एक एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना। ये कोई एक पीस ऑफ DNA
ये पीस ऑफ डीएनए ये तब तक रेप्लिकेट नहीं करेगा जब तक इसमें ओराई साइट नहीं हो। तो मान लीजिए इसके पास ओराई साइट नहीं था इस पीस ऑफ डीएनए के पास, मैं बाहर से अगर इसमें ओराई साइट को लिंक कर दूं तो जब तक इसके पास ओराई साइट नहीं था इसमें डीएनए रेप्लिकेशन का है ना पावर नहीं था। अगर हमने बाहर से ओराई साइट को इस पीस ऑफ डीएनए से लिंक कर दिया तो क्या अब ये एबल हो गया क्या करने के लिए, रेप्लिकेशन करने के लिए। बिल्कुल सही बात है ना। तो अगर मैं किसी है ना पीस ऑफ डीएनए में अगर बाहर से ओराई साइट को लिंक कर देता हूं तो ऐसा करके हम इसके अंदर एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं कि अब ये भी क्या कर पाएगा, रेप्लिकेट कर पाएगा। क्या आप यहां तक पॉइंट समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। अब जरा सुनो ध्यान से, क्लोनिंग साइट और सिलेक्टेबल मार्कर ये दो पॉइंट जानेंगे, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा रॉ मटेरियल जो है ना बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उसके बाद सीधे डायग्राम पे आएंगे। अब देखिए यहां पे बेटा क्लोनिंग साइट क्या होता है, किसी भी वेक्टर को है ना। अच्छा बताओ एक बात आप मुझे बताइए, क्या हम यहां पर एक पॉइंट डिस्कस किए थे बेटा जब मैंने आपको वेक्टर समझाया था, तो इस डायग्राम को बताया था। जरा देखिए यहां पर ध्यान से। तो देखिए पहले क्या करते होंगे बेटा कि मान लीजिए यहां पर कोई एक वेक्टर है, यहां पर क्या है, कोई एक वेक्टर है। इस वेक्टर ने इस डिजाइड जीन को होस्ट सेल में ले जाने का काम किया। तो पहले क्या होता है ना, पहले इस डिजाइड जीन को इस वेक्टर के अंदर यहां पर इंसर्ट कर दिया जाता है। इस डिजाइड जीन को इस वेक्टर के अंदर इंसर्ट करते हैं, है ना। और फिर ये वेक्टर जो है डिजाइड जीन को कहां लेके जाता है, होस्ट सेल के अंदर लेके जाता है। तो बेटा वेक्टर में वो साइट होता है जिसके अंदर डिजाइड जीन को इंसर्ट किया जाता है, उस साइट को यहां पर क्लोनिंग साइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोनिंग साइट। अ साइट वेयर डिजाइड जीन इज गोइंग टू बी इंसर्टेड। किसी वेक्टर में डिजाइड जीन को जिस साइट से इंसर्ट करते हैं वो साइट उसका क्लोनिंग साइट कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्लोनिंग साइट के बारे में है ना आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। देखिए वो है क्या, देखो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि वो साइट है वेयर डिजाइड जीन इज टू बी इंसर्टेड। मैं लिखता हूं यहां पर कि ये कौन सा साइट है, साइट वेयर डिजाइड जीन, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में डी जीन बोल रहा हूं। तो साइट वेयर डिजाइड जीन है ना इज टू बी इंसर्टेड, इज टू बी इंसर्टेड, जहां पर डिजाइड जीन को क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा। जिस जगह से इंसर्ट किया जाएगा उस जगह को यहां पर क्लोनिंग साइट हम बोल देंगे, है ना। साइट वेयर डिजाइड जीन इज टू बी इंसर्टेड, ठीक है। तो किसी भी क्लोनिंग साइट में है ना आपको दो पॉइंट ध्यान रखना है जो हमारे एनसीईआरटी का पॉइंट है। मैं जल्दी से इसको समझाता हूं, जरा ध्यान से देखिए आप बेटा, इस बात को आप ध्यान से देखें। देखिए क्या है, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिए, ये हमारे एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट है जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए क्लोनिंग साइट जिसे हम रिस्ट्रिक्शन साइट भी बोल रहे हैं, इसका पॉइंट है क्या, मान लीजिए यहां पर कोई मैंने एक वेक्टर बना दिया और ये PBr322 ही है, प्लाज्मिड ही है जो एक वेक्टर है। तो देखिए किसी भी वेक्टर के पास में है ना यहां पर जितने ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ध्यान समझना, दो पॉइंट समझाऊंगा, दोनों में बहुत ही दम है भाई, आप ध्यान से समझेंगे तो ही समझ में आएगा। तो देखिए मैंने कहा कि किसी भी वेक्टर की बात करें तो उसमें तीनों फीचर्स हैं, उसमें ओराई साइट है, उसमें क्लोनिंग साइट है, उसमें सिलेक्टेबल मार्कर जीन है, तो वो एक बेस्ट वेक्टर है। लेकिन अगर किसी भी वेक्टर के पास जितने ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, है ना, या फिर जितने ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है, क्या हमने क्लोनिंग साइट को रेस्ट्रिक्शन साइट भी बोला? तो अब मैं कह रहा हूं ये कोई एक वेक्टर है, इसके पास जितने ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट होंगे किसके लिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए, उतना ही बेस्ट वेक्टर ये कंसीडर किया जाएगा, है ना। लेकिन अब बात ये होनी चाहिए कि वो रेस्ट्रिक्शन साइट अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए होना चाहिए, सेम के लिए नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने आपको क्या बोला, यहां पढ़ो एक बार, स्टेटमेंट पढ़ो आप, स्टेटमेंट पढ़ के उसके बाद आप समझ पाएंगे क्या है कहानी। जो क्या है, ए वेक्टर शुड हैव और रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर मेनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, किसी भी वेक्टर के पास बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए, बट ओनली वन रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर ईच एंजाइम। अब इसका क्या मतलब है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए, पर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए केवल और केवल उसके पास एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए, एक आरई के लिए एक आरएस होना चाहिए, राइट है। कैसे, देखो मैंने कहा इस वेक्टर में मान लो बेटा यहां पर है ना कोई एक आरई है और
जिसका नाम है बेटा पीएसटी फर्स्ट। तो इसके लिए यहां पर क्या पाया जा रहा है, इसके लिए ये जगह पाया जा रहा है जिसको हम बोल रहे हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। ये कोई एक आ रही है पीवीयू फर्स्ट, इसके लिए यहां पर साइट पाया जा रहा है। ये कोई एक आ रही है इको R1 फर्स्ट, यहां पर इको R1 के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट पाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ आरई के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट पाया जा रहा है, लेकिन हर आरई के लिए केवल और केवल एक रेस्ट्रिक्शन साइट पाया जा रहा है। देखो जरा, इको R1 के लिए केवल यहां पर पाया जा रहा है ना, पीवीयू फर्स्ट के लिए केवल यहां पर पाया जा रहा है, पीएसटी फर्स्ट के लिए केवल यहां पे पाया जा रहा है। इसका मतलब यहां पर यह है कि अगर मुझे इस वेक्टर को यहां से काटना है तो मैं पीएसटी से इसको काटूंगा तो केवल ये वही काटेगा जहां पर इसका खुद का रेस्ट्रिक्शन साइट पाया जाता हो। तो ये पीएसटी केवल और केवल इसको यहीं से कट कर सकता है, यहां से कट नहीं करेगा। मैंने बताया था हर आरई अपने ही साइट को कट करता है, ठीक है। तो देखो, क्या बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो हैं, लेकिन क्या हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का केवल और केवल एक साइट पाया जा रहा है? तो यही तो बोला गया यहां पर। एक बार वापस देखो क्या बोला कि किसी भी एक्टर के पास है ना एक रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, मतलब केवल एक रेस्ट्रिक्शन साइट हर एंजाइम के लिए होना चाहिए। क्या यहां पर पीएसटी का एक साइट है? इसके अलावा तो कहीं पर भी नहीं है पीएसटी के लिए साइट। जैसे मैंने कहा इको R1 है, इको R1 का साइट यहां पर है, तो क्या इको R1 केवल यहीं से कट करेगा? क्या रेस्ट्रिक्शन साइट इको R1 के लिए इसके अलावा कहीं पे आपको देखने को मिल रहा है? नहीं। तो क्या हम हर एंजाइम के लिए ये कह रहे हैं कि हर एंजाइम के लिए केवल और केवल एक रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए, तो वो बेस्ट वेक्टर है। लेकिन अब ये बात आती है कि अगर इन सभी डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम के लिए एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट हो तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? तो एनसीईआरटी ने इसको भी सिंपलीफाई किया। बेटा इस बात को ध्यान से समझिए, यहां पर क्या बोला है मैंने। अब इस पॉइंट को हम यहां पर देखते हैं कि इस पॉइंट से हम समझते हैं कि क्या है। क्या हो कि अगर एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर द सेम आरई हो तो क्या हो जाएगा? तो देखो जरा, इस डायग्राम को आप देखिए। इस डायग्राम को देखने पे आपको ये मालूम चल रहा है कि यहां पर देखो जरा, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही के लिए देखो बेम H1 बेम H फर्स्ट करके कोई एक आ रही है, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। इस बेम H1 के लिए यहां पर भी इसका रेस्ट्रिक्शन साइट है, इस बेम H1 के लिए यहां पर भी इसका रेस्ट्रिक्शन साइट है, बेम H1 के लिए यहां पर भी पाया जा रहा है और यहां पर भी पाया जा रहा है। तो क्या सेम आरई के लिए, किसी एक ही आरई के लिए एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट पाया जा रहा है? जबकि मैंने अभी आपको कहा था कि किसी एक आरई के लिए, हर आरई के लिए केवल और केवल एक रेस्ट्रिक्शन साइट ही होना चाहिए। लेकिन इस स्टेटमेंट में, इस डायग्राम में जरा आप देखिए ध्यान से, इस डायग्राम में इस वेक्टर के पास सेम आरई के लिए मोर देन वन रेस्ट्रिक्शन साइट पाए जा रहे हैं कि नहीं? तो अगर ऐसा होता है तो जब मैं बेम H1 से इस वेक्टर को काटना स्टार्ट करूंगा तो क्या ये जो वेक्टर है वो यहां से भी कटेगा कि नहीं? बताओ जरा। जब मैं मान लो बेम H1 को यूज में ले रहा हूं बेटा, इसको हम एक बार समझते हैं। मान लीजिए बेम H1 से, बेम H1 जो कि एक तरह का क्या होता है, आरई होता है ना, इससे मैं इस वेक्टर को कट करना चाहता हूं। तो ये बेम H1 तो वहां से कटेगा जहां जहां पर इसको अपना रेस्ट्रिक्शन साइट दिखाई देगा। तो ये इसको यहां से भी कट करेगा, 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 वहां से कट करेगा जहां जहां पर इसका रेस्ट्रिक्शन साइट पाया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इस वेक्टर के तो बहुत ही ज्यादा, है ना, बहुत ही ज्यादा फ्रेगमेंट नहीं बन गए क्या? ये यहां से भी बन गया, यहां से भी बन गया, यहां से टूट गया, यहां से टूट गया। तो क्या सेवरल फ्रेगमेंट, मेनी फ्रेगमेंट्स इस वेक्टर के हो गए कि नहीं? और ऐसा होने पर तो जीन क्लोनिंग का जो प्रोसेस है वो तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना। वापस से, है ना, इनको हम जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा जो जीन क्लोनिंग का जो पाथवे है, उसका जो प्रोसीजर है, उसका जो प्रोसेस है, क्या ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि नहीं, कठिन हो जाएगा कि नहीं ऐसा करने से? क्योंकि देखो वेक्टर के तो क्या हो गए बताओ, वेक्टर के बहुत सारे फ्रेगमेंट बन गए बेटा। और ये फ्रेगमेंट क्यों बना? क्योंकि देखो आप सेम आरई के एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट थे, तो बेम H1 ने इस वेक्टर को एक से ज्यादा जहां जहां साइट थे वहां से काटा। तो क्या ये फ्रेगमेंटेड, यहां पे बहुत सारे फ्रेगमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं इस वेक्टर के, है ना? तो देखिए, क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना, किसी वेक्टर में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसी वेक्टर को अच्छा तभी माना जाएगा जब किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए केवल और केवल एक रेस्ट्रिक्शन साइट पाया जाए। ठीक है? अच्छा जरा यहां देखिए, आप
अब इस स्टेटमेंट को हम बेटा एक बार पढ़ते हैं, इस स्टेटमेंट को एक बार हम देखते हैं क्या लिखा है। क्या हो कि एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर द सेम आरई हो, तो देखो यहां पे क्या लिखा एनसीईआरटी ने कि द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट और रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ वन आरई विद इन द वेक्टर। बेटा एक वेक्टर में अगर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट पाया जाए तो दैट विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट, दैट विल जनरेट मेनी फ्रेगमेंट्स ऑफ इट व्हिच विल कॉम्प्लिकेट द एंटायर प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग। राइट है, क्या आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा किसी वेक्टर में एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट है तो वहां से आ रही उसको काटना स्टार्ट करेगा। इस सिचुएशन में तो इसके बहुत सारे क्या बन गए बोलो, बहुत सारे फ्रेगमेंट बन गए, और बहुत सारे फ्रेगमेंट इस तरह से बन जाएंगे तो ये क्या जीन क्लोनिंग के पूरे पाथवे को, प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देगा कि नहीं? बिल्कुल कर देगा। आई होप आपको यहां तक के पॉइंट जो हैं वो क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक है, अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, अब जरा यहां पर ध्यान से देखो। मैंने कहा कि किसी भी क्लोनिंग साइट में, किसी भी क्लोनिंग साइट के अंदर दो पॉइंट हमने यहां पे मेंशन किया है बेटा। अब हम यहां पर एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि किसी भी क्लोनिंग वेक्टर का फीचर होता है, जिसे बेटा हम यहां पर क्या बोलते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर जीन, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला यहां पर? एसएमजी। अब एक ही बात ध्यान रखना, एक पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं कि बेटा ये जो है ना सेलेक्टेबल मार्कर जीन, ये इसकी जरूरत हमें क्यों होती है? रिक्वायर्ड फॉर आइडेंटिफाई और वी कैन से सिलेक्शन ऑल्सो। तो रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ, अगर हमें बेटा किसी एक सेल का सिलेक्शन करना है, कौन से सेल का सिलेक्शन करना है? रिक्वायर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ सेल, जिसको बेटा हम यहां पर बोलते हैं टीआर सेल। क्या बोला? टीआर सेल। और टीआर सेल को क्या बोलते हैं? टीआर सेल को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल। क्या बोला? ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल बोला है। राइट है, अब जरा इस बात को आप ध्यान से, बिल्कुल आराम से, शिद्दत के साथ सुनो। ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल बोला है। कौन से सेल को? टीआर सेल को। और इस टीआर सेल को सेलेक्ट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ जीन, मार्कर जीन रिक्वायरमेंट होती है उनकी, और उसी जीन को क्या बोलते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर जीन। अब आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे, सर टीआर सेल क्या होता है? तो बेटा ये टीआर सेल क्या है? मान लो इसको हम आगे कभी फिर कभी किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी देखिए, कोई एक ऐसा सेल जिसमें आपने मॉडिफिकेशन कॉज कर दिया है, मतलब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो वो ट्रांसफॉर्मेंट है। और उसके अंदर एक ऐसा, उस सेल के अंदर एक ऐसा प्लाज्मिड पाया जा रहा है जिसके अंदर आपने जीन इंसर्ट कर दिया था, तो क्या वो रिकॉम्बिनेंट है? राइट है, तो एक ऐसा सेल जो कि ट्रांसफॉर्मेंट है और उसके पास एक ऐसा प्लाज्मिड है जो कि रिकॉम्बिनेंट है, उसमें आपने जीन डाल दिया, खुद का डिजाइर्ड जीन डाल दिया आपने। राइट है, तो उस सेल को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल। और उसको सेलेक्ट करने के लिए, है ना, उसको सिलेक्शन करने के लिए एक जीन चाहिए होता है, नाम है उसका सिलेक्टेबल मार्कर जीन। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिए हमारे एनसीईआरटी में ना, हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि बेटा ये सेलेक्टेबल जो मार्कर जीन होता है ना, ये एक टाइप का क्या होता है? ये एक टाइप का ARG होता है। अब ये ARG क्या होता है? तो बेटा ARG कहलाता है एंटीबायोटिक। क्या कहलाएगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बोलेंगे बेटा ARG को। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है यहां पर ARG। ठीक है ना। अब देखो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या है? तो नाम से ही आपको मालूम चल रहा है कोई एक ऐसा जीन जिसके पास एबिलिटी है, पावर है, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट लड़ने की पावर है ना। जैसे मैं आपको यहां पर कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, हमारे एनसीईआरटी में 4 एग्जाम्पल ARG के दिए हुए हैं, और ये सारे के सारे ARG एक तरह के क्या होते हैं? सारे के सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एक तरह के क्या होते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं, जो कि टीआर सेल के सिलेक्शन में हेल्प करेंगे। तो ये चारों जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यहां पर पाए जाते हैं बेटा, ये कौन कौन से होते हैं? तो एक का नाम यहां पर AMPR है, एक को कहते हैं बेटा TTR, एक को कहते हैं CHLR, और एक को कहा जाता है KANR। बेटा ये चारों होते हैं, मैं केवल ओरली इनका नाम बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, तो रेजिस्टेंट मतलब R, तो R को हमने ऊपर लिखा, तो एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, उसके लिए रेजिस्टेंट जीन है, तो हम बोलेंगे यहां पर AMPR, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, फिर क्या बोला? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, फिर क्या बोला? क्लोरेम्फेनिकोल एक एंटीबायोटिक है, तो क्लोरेम्फेनिकोल रेजिस्टेंट जीन, और लास्ट में केनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन। आपको ये चारों नाम हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए मिलेंगे आपको। इन सभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो कि
यहां पे है ना एक तरह का सिलेक्टेबल मार्कर जीन है, इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये यहां पर यूज में लिए जाते हैं अगर हमें टीआर सेल का सिलेक्शन करना होता है ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यहां पर टीआर सेल के सिलेक्शन के लिए ये सारे के सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हमें चाहिए। और मैं आपको बता दूं हमारा टॉपिक आज का था क्या, हम तो आज पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं क्या, प्लाज्मिड, पीबीआर 322। इन चारों में से आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, 2019 के आसपास क्वेश्चन आया हुआ है कि पीबीआर 322 प्लाज्मिड जो होता है उसके अंदर कौन कौन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या सिलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं। तो उसका आंसर है, आप ध्यान रखना, जो प्लाज्मिड है उसमें एक तो एएमपीआर होता है और एक क्या होता है यहां पर टीटीआर होता है। बेटा ये दोनों किसके अंदर पाए जाने वाले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या फिर सिलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं। तो आपका आंसर यहां पे होना चाहिए पीबीआर 322। पीबीआर 322 में पाए जाने वाले ये यहां पे सिलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं। मैं सीधे आपको ले चलता हूं हमारे एनसीईआरटी के डायग्राम के ऊपर। आप जरा यहां पे ध्यान से देखिए, क्या ये यहां पर पीबीआर 322 का डायग्राम है। अब यहां पर देखो आप, क्या यहां पर ये एएमपीआर देखने को मिल रहा है और यहां पर टीटीआर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। ये दो तरह के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हमारे पीबीआर 322 में हमें देखने को मिलता है। आई होप आपको यहां तक का पूरा पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा, राइट है। अच्छा सुनो जरा ध्यान से, ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। तो अब मैं एक बार वापस से क्विकली रिवाइज करवा रहा हूं। किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में ये तीनों फीचर हैं बेटा, तो सबसे बेस्ट फीचर माना जाएगा, है ना, सबसे बेस्ट वेक्टर माना जाएगा। किसी भी वेक्टर में, अगर किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में ये तीनों फीचर है, मतलब उसके पास ओराई साइट है, उसके पास क्लोनिंग साइट है, उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर जीन है, तो वो एक बेस्ट वेक्टर माना जाएगा। तो देखिए मैंने तो आपको यहां पर क्या लिखाया है, मैंने आपको लिखाया कि इस हमारे पीबीआर 322 जो कि एक प्लाज्मिड है, वो तो एक तरह का कैसा प्लाज्मिड है, एक तरह का आर्टिफिशियल या फिर मॉडिफाइड प्लाज्मिड है, जिसे बनाया किसने, तो बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज ने बनाया। तो इसका मतलब बनाते टाइम इन्होंने ध्यान रखा होगा कि वो सारे के सारे जो बेस्ट फीचर एक क्लोनिंग वेक्टर में पाए जाने चाहिए वो सारे इसके अंदर हो। तो बिल्कुल होते हैं बेटा, यही तो पॉइंट है। वो सारे फीचर मतलब ओराई साइड भी इसमें हमें देखने को मिलेगा, इसमें सिलेक्टेबल मार्कर जीन भी देखने को मिलेगा, और अलग अलग है ना हमें यहां पे रेस्ट्रिक्शन साइट या फिर रिकॉग्निशन साइट भी देखने को मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं क्लोनिंग साइट देखने को मिलेगा, राइट है। तो वो सारे फीचर जो एक बेस्ट क्लोनिंग वेक्टर में होना चाहिए वो सारे के सारे पीबीआर 322 में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसको आर्टिफिशियली बनाया गया था। इन दोनों साइंटिस्ट ने इसका ध्यान रखा कि वो सारे बेस्ट फीचर इसमें पाए जाएं। और क्लोनिंग साइट का वो पॉइंट आपको याद है कि क्लोनिंग साइट होने चाहिए, लेकिन एक वेक्टर के लिए केवल एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए केवल एक रेस्ट्रिक्शन साइट ही होना चाहिए, है ना। अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक से ज्यादा अगर साइट होंगे तो उस कंडीशन में बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे वेक्टर के, और जिससे जीन क्लोनिंग क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्या आपको यहां तक के पॉइंट बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहे हैं। अब जरा यहां देखिए बेटा, इस डायग्राम की बात करते हैं। अब इस डायग्राम में अब आपको सब कुछ समझ में आएगा। जरा देखिए यहां पर मैंने यहां पर जो येलो वाला पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, इस डायग्राम को समझाता हूं। जो येलो वाला पार्ट आपको ये देखने को मिल रहा है बेटा, ये पर्टिकुलर जो है ना, ये यहां पर बेटा ये है यहां पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो कि एएमपीआर है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को मैंने इस वाले पार्ट से रिप्रेजेंट किया है। इधर वाला येलो वाला पार्ट यहां पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या यहां पर दो तरह के, क्या इस प्लाज्मिड के अंदर पीबीआर में क्या मैं लिख दूं कि दो तरह के क्या पाए जा रहे हैं, एसएमजी पाया जा रहा है। सेलेक्टेबल मार्कर जीन इसमें दो तरह का है बेटा। एक तो क्या है, एक तो है यहां पर एएमपीआर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और एक इसके पास क्या है, एक है बेटा इसके पास यहां पर टीटीआर, है ना। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये दो तरह के है ना यहां पर जीन हमें देखने को मिलता है। मैंने आपको कहा था कि हमारे पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया है, चलो हम उस क्वेश्चन की बात कर ही लेते हैं अभी। जस्ट देखो जरा, ये देखो यहां पर ये क्वेश्चन बेटा 2019 का क्वेश्चन है नीट का, और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो कि पीबीआर 322 में प्रेजेंट होता है वो कौन सा है। तो देखो बिल्कुल आसान है, एम्पिसिलिन है ना, और बोलो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। क्या ये आंसर मिल गया, 2019 का क्वेश्चन है। कितना आसान सा क्वेश्चन है। सीधे हम आते हैं वापस से उस डायग्राम के ऊपर। देखिए यहां पर ध्यान से,
देखो, अगर मैं उस डायग्राम की बात करूं तो क्या मैंने ये कह दिया कि इसमें दो तरह के एसएमजी पाए जा रहे हैं? बेटा एक और बात, क्या इसके पास ओराई साइड भी देखने को मिल रहा है क्या आपको? बिल्कुल। देखो ये वाला पोर्शन, बेटा ये वाला पोर्शन ध्यान रखना, जहां पर जो है वो पता होना चाहिए। यहां से भी क्वेश्चन आया है, यहां दिया था एक्स, यहां दिया था वाई, बोला कि आइडेंटिफाई करो। आपके एग्जाम का पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, राइट है। तो देखिए यहां पर बेटा, यहां पे ओराई साइड पाया जा रहा है। तो अगर इस प्लाज्मिड पीबीआर 322 में यहां पे ओराई साइड पाया जा रहा है, तो क्या इसका रेप्लिकेशन यहीं से होगा? क्योंकि ओराई साइड तो वो साइट है जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान से आप यहां पे देखो, तो क्या यहां पर ये ओराई साइड का पॉइंट समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा एक और बात देखो, यहां पर एएमपीआर हो गया, टीटीआर हो गया। अच्छा तो यहां पे ओराई साइट भी है ना? क्या सिलेक्टेबल मार्कर जीन भी है? अब हम यहां पे क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट की बात करते हैं। अब देखो, क्या ये बेटा ये सारे के सारे मैंने पता है क्या बनाए? ये सारे के सारे मैंने नाम लिखे हैं, है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के। इतने सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं, और इन सभी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए हमें आरएस मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट देखने को मिलेगा। पीएसटी का साइट यहां पर पाया जा रहा है बेटा, पीवीयू फर्स्ट का साइट यहां पर पाया जा रहा है। मतलब एएमपीआर वाले रीजन में हमें दो तरह के आरई के लिए क्लोनिंग साइट या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट देखने को मिल रहा है। एक तो पीएसटी फर्स्ट है और एक क्या है, यहां पर पीवीयू फर्स्ट है। अच्छा देखो यहां पे ये वाला जो पोर्शन है बेटा, यहां पे इको R1 का साइट है, यहां पे क्ले फर्स्ट का साइट है, यहां पे हिन थर्ड का है। मैंने आपको बताया था ना कि 900 से भी ज्यादा आरई आइसोलेटेड है टिल टुडे, है ना, फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। बताया था अभी आपको पॉइंट, ठीक है। अच्छा तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से, अगर मैं, अच्छा यहां पर एक और हमें यहां पे मेंशन करना था, मैं कर देता हूं, यहां मेंशन नहीं किया हुआ है बेटा। यहां पर एक और आरई के लिए साइट होता है जिसको हम यहां पर पीवीयू सेकेंड कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? पीवीयू सेकंड। पीवीयू फर्स्ट यहां पर होता है, पीवीयू सेकंड यहां पे होता है। बेटा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एएमपीआर वाले रीजन को देखो आप, एएमपीआर वाले रीजन में एक तो दो तरह के आरई के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट पाया जा रहा है, एक तो पीवीयू फर्स्ट के लिए, एक पीएसटी फर्स्ट के लिए। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि यहां पर कि टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में कौन कौन से दो आरई के लिए साइट पाए जाते हैं, तो आपका आंसर जाएगा एक तो बेम H1 के लिए और एक साल फर्स्ट के लिए। तो बेम H1 और साल फर्स्ट के लिए ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट है यहां पर हमें टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में देखने को मिल रहा है, और पीवीयू फर्स्ट और पीएसटी फर्स्ट के लिए हमें एम्पिसिलिन वाले सेक्शन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर पॉइंट आपको बता दिया। तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से आरई के लिए साइट हमें देखने को मिलता है, तो आ जाओ हम इस एनसीईआरटी के ओरिजिनल डायग्राम पे आते हैं। देखिए यहां पर क्या दे रखा है बेटा, समझिए। इस डायग्राम के जस्ट नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा कि देखो ई कोलाई जो है ना, ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर, ई कोलाई क्लोनिंग मतलब ये जो पीबीआर 322 है, ये किसी बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। तो ई कोलाई एक डीएनए है, ठीक है। अच्छा तो इसके अंदर पाया जाने वाला रेस्ट्रिक्शन साइट कौन कौन से आरई के लिए होता है? हिन थर्ड के लिए दे रखा है यहां पर, इको R1 के लिए, बेम H1 के लिए, साल फर्स्ट के लिए, पीवीयू सेकेंड के लिए, पीवीयू फर्स्ट के लिए, पीएसटी फर्स्ट के लिए और क्ले फर्स्ट के लिए। क्या ये सारे के सारे यहां पर बहुत सारे आरई हैं, उनके साइट यहां पर हमारे पीबीआर 322 में देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा तो क्या इसके पास ओराई साइट भी है? बिल्कुल है ना। और अलग अलग आरई के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है, पर ध्यान से देखना हर आरई के लिए एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट है, तभी तो ये बेस्ट है। एक से ज्यादा होता तो बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाते और जीन क्लोनिंग कॉम्प्लिकेट हो जाता, राइट है। अच्छा सुनिए, क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? और यहां ये वाला एरिया क्या है? एएमपीआर, और ये वाला एरिया क्या है यहां पे? टीईटीआर। यहां तक ठीक है। अच्छा अब एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, देखिए क्या बचा हुआ है, यहां पर आरओपी है। आरओपी का मतलब यहां पर क्या है? क्या हम इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लें, उसके बाद तो ये पूरा टॉपिक हो जाएगा, मतलब ठीक है। जरा देखिए यहां पर ध्यान से, अगर मैं समझाऊं बेटा ये आरओपी क्या होता है, तो बेटा ये जो आरओपी है ना, इसको कहा जाता है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं इसे? यहां पर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में हेल्पफुल होता है ना। तो देखो जरा, ये आरओपी क्या है? रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, जो कि प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में हेल्पफुल होगा, है ना। तो आरओपी कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड।
है ना, ये उन प्रोटीन को कोड करता है ना, जो कि इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में। तो आरओपी का मतलब आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम का क्वेश्चन मैं यही पे बताता हूं, दो क्वेश्चन तो ऐसे ही साथ साथ सॉल्व करते हैं बेटा। मान लीजिए मैंने इसको एक्स लिखा, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे वाई, तो क्या पहचान लेंगे एक्स और वाई क्या है? ये डायग्राम दिया हुआ है आपके एग्जाम में, यहां लिखा है एक्स, यहां लिखा है वाई, आपको ये पहचानना था कि एक्स और वाई यहां पर क्या है। तो एक्स यहां पर क्या है? ओराइज साइट। अरे एक्स यहां पर क्या है? ओराइज साइट। ओराइज साइट इसका मतलब है यहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ व्हाट? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। करेक्ट है क्या? बताओ जरा। ठीक है। और आरओपी क्या है? रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है। तो हम जरा क्या हमारे पीवाईक्यू में आए हुए वो क्वेश्चन देख लें क्या? वो क्वेश्चन देख लें जरा। ये क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है, ये हमारे डायग्राम दे रखा है बेटा। लिखा है कि इस डायग्राम में पीबीआर 322 को बताया गया है और आपको बताना है एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है और उसका रोल बताना है, काम क्या है। तो ये डायग्राम दिया हुआ था, तो जरा इस डायग्राम में आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे? एक्स यहां पे है और वाई यहां पर है। तो क्या ये एक्स वाला पार्ट क्या हो गया बेटा? जरा आप बता दो मुझे। क्या एक्स वाला पार्ट यहां पर, क्या ये जो एक्स वाला पार्ट है ये क्या यहां पर क्या है? ओराइज साइट है। बिल्कुल है, ओराइज साइट है ना, जो कि कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड को इंक्रीज करता है, कंट्रोल भी करता है उस पर। अच्छा, तो फिर यहां पे y क्या है? तो y है बेटा यहां पर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड करवाने वाला, है ना एरिया, राइट है। तो आप देखिए यहां पर ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। तो जरा आप इस पॉइंट को आप देखेंगे, हम जानते हैं कि भाई x और y को आइडेंटिफाई कर लिया कि x यहां पे ओराइज साइट है और y क्या है? आरओपी है, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड में हेल्पफुल है ना। तो ये x और y क्या है? अब जरा देखो यहां पर क्या x रेस्पॉन्सिबल है रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबॉडी के लिए? बिल्कुल रॉन्ग है बेटा। x रेस्पॉन्सिबल है कंट्रोलिंग ऑफ द x, है ना, रेस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोलिंग ऑन द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड। बिल्कुल सही है बात, है ना। कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए या प्लाज्मिड जो है, एक्स क्या होता है? ओराइज साइट। ओराइज साइट का काम क्या होता है कि कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए या प्लाज्मिड को क्या करता है? इसके नंबर को बढ़ाता भी है, इस पे क्या कर रहा था बोलो? कंट्रोल भी कर रहा था। अरे आप यहां देख लो, मैंने आपको ये पॉइंट यहां पर बताया है बेटा। देखो जरा, मैंने आपको यहां पर बताया कि कंट्रोलिंग भी तो करता है, ये क्या करता है? यहां पे कंट्रोलिंग भी करता है ओराइज साइट। ठीक है। अब जरा वापस से हम उस पीवाईक्यू के ऊपर आ जाते हैं बेटा, वापस से उस पीवाईक्यू के ऊपर आते हैं। अब जरा आप ध्यान से देखो इसको, है ना। तो क्या एक्स का रोल हमने समझा, और वाई का रोल देखो। रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड का रोल क्या है? रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड का रोल ये है कि बेसिकली ये वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये यहां पर वाई फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। बिल्कुल यही जा रहा है हमारा आंसर, बिल्कुल सही है, यही जा रहा है हमारा आंसर। क्या आरओपी यहां पे रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड में, है ना, इन्वॉल्व प्रोटीन को कोड करने वाले होते हैं? बिल्कुल सही बात है ना। और ये क्या होते हैं बेटा? ओराइज साइट है। तो हमने एक्स और वाई को आइडेंटिफाई किया, उसका रोल हमने यहां पर मेंशन कर दिया भाई। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था बेटा, हमने यहां पर समझ लिया। अब जरा फटाफट यहां पर हम सीधे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। क्या ये डायग्राम पूरा का पूरा क्लियर है? लेकिन ये डायग्राम में हमने लगभग सारे पॉइंट यहां पे डिस्कस कर लिया, लेकिन पता है एक जगह दिक्कत होती है। ये पूरा डायग्राम हमें सब कुछ समझ में आता है, लेकिन उसके बाद हमें इसको याद रखने में दिक्कत आती है। तो एक फनी ट्रिक बता रहा हूं, इस फनी ट्रिक को आप ध्यान से सुनो और केवल दिमाग में रखना, या फिर कॉपी में कहीं पर भी आप इसको सेव कर सकते हैं बेटा। ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, ये सारे के सारे जो हमें इस डायग्राम में बताया गया है, उन सभी पॉइंट को कैसे हम रिकॉल करें, कैसे हम याद करें, इसका एक बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखिए अगर मैंने कहा कि एएमपीआर वाले पोर्शन में पीवीयू फर्स्ट पीएसटी फर्स्ट है, इसका मतलब ये यहीं पर होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि टीईटीआर वाले सेक्शन में अगर बेमएच फर्स्ट और साल फर्स्ट होना चाहिए, तो ये यहीं पर होना चाहिए। तो जरा देखिए यहां पे इस डायग्राम को हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या है पॉइंट यहां पर ये है कि अगर यहां पर इसको कैसे याद किया जाए, तो सुनो, इसको याद करने का फनी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल बेस्ट तरीका है। देखिए आपके सिलेबस में 12th क्लास एनसीईआरटी के सिलेबस में एक चैप्टर है जिसका नाम है इकोलॉजी। तो देखिए यहां पर एक पॉइंट क्या है कि ऐसे आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि इकोलॉजी की क्लास है, ऐसे ध्यान रखना है बेटा, है ना। इकोलॉजी की क्लास है, तो देखिए यहां पे इकोलॉजी की क्लास है, ऐसे ध्यान रखना। अगर आपने ये याद किया तो क्या ये मालूम चल गया कि हाँ यहां पे इको R1 है, क्ले फर्स्ट है और यहां पे हिन थर्ड है। तो देखिए इकोलॉजी की क्लास है ना। और उस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और उन बहुत सारे बच्चों में जो 2 बालिकाएं हैं वो एब्सेंट है।
दो बालिकाएं उस क्लास में, इकोलॉजी की क्लास में नहीं है। देखिए ये कौन कौन सी बालिका है बेटा, एक बालिका है यहां पे पार्वती फर्स्ट और एक बालिका है यहां पे पार्वती सेकेंड। दो बालिकाएं हैं, पार्वती फर्स्ट मतलब पीवीयू फर्स्ट और पार्वती सेकेंड, है ना। ये दोनों बालिकाएं इकोलॉजी की क्लास में एब्सेंट है। वापस रिपीट कर रहा हूं, देखिए इकोलॉजी की क्लास है और दो बालिकाएं, एक तो पार्वती फर्स्ट और एक पार्वती सेकेंड जो है इकोलॉजी की क्लास में एब्सेंट है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ये पार्वती फर्स्ट क्यों नहीं आई इकोलॉजी की क्लास में। तो पार्वती फर्स्ट इकोलॉजी की क्लास में क्यों नहीं आई, क्योंकि वो अभी भी घर पे ही है, क्लास में नहीं है। और वो घर पे क्या कर रही है, तो वो पेस्ट कर रही है और उसके पेस्ट में नमक नहीं है, उसके पेस्ट में एंटीबायोटिक है। कौन सा एंटीबायोटिक, तो ध्यान रखना यहां पर AMPR है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जिसे हमने बोला ना, तो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है। तो ध्यान रखोगे आप, पार्वती फर्स्ट मतलब पीवीयू फर्स्ट जहां पर होगा वहां पर PST फर्स्ट होगा। तो देखो पार्वती फर्स्ट क्यों नहीं आई इकोलॉजी की क्लास में, इकोलॉजी की क्लास में पार्वती फर्स्ट इसलिए नहीं आई क्योंकि वो क्या कर रही है, पेस्ट कर रही है और उसके अंदर है ना पेस्ट में एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है। अच्छा, ये तो पार्वती फर्स्ट का पॉइंट है। आखिर पार्वती सेकेंड क्यों नहीं आई, पार्वती सेकेंड जो है वो रॉप स्केटिंग कर रही है, रॉप स्केटिंग कर रही है, रस्सी कूद कर रही है, राइट है। अगर वो रॉप स्केटिंग कर रही है और अगर वो बाय दी चांस पार्वती सेकेंड जो है ना वो रॉप स्केटिंग, देखो यहां पे पार्वती सेकेंड रॉप स्केटिंग कर रही है ना, अगर रस्सी कूद कर रही है, अगर उसने ध्यान से रस्सी नहीं कूदा तो वो गिरेगी और अगर वो गिरेगी तो उसको क्या लगाना होगा, तो ऐसे ध्यान रखना, उसको बाम लगाना होगा। क्या लगाना होगा, बाम लगाना होगा और एक दो दिन नहीं पूरे के पूरे साल भर लगाना होगा, राइट है। तो ऐसे आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो देखिए मैं आपको वापस से कह रहा हूं कि इकोलॉजी की क्लास है, राइट है, पार्वती फर्स्ट और पार्वती सेकेंड तो अब्सेंट है इकोलॉजी की क्लास में। पार्वती फर्स्ट घर पे है, वो पेस्ट कर रही है और पेस्ट के अंदर यहां पर एंटीबायोटिक है ना, जिसका नाम है एम्पिसिलिन। पार्वती सेकेंड, तो पार्वती सेकेंड जो है ना वो रॉप स्केटिंग कर रही है, अगर वो रॉप स्केटिंग करते हुए गिरी तो उसको क्या लगाना होगा, बाम, और सालों साल लगाना होगा। अगर आपने ये पॉइंट याद कर लिया तो परफेक्ट लोकेशन आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सी जगह पर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इस PBR 322 को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है बेटा ये, ठीक है। अच्छा, हमने यहां तक पूरा का पूरा समझ लिया है और अब जरा देखो यहां पर ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व करें, बिल्कुल सीधे हम क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करके। बेटा देखिए क्या है, सबसे पहले हमने क्या दो क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिया है, बिल्कुल कर लिया है सॉल्व, है ना। अब यहां पे इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है हम यहां पे देखते हैं कि करके लिखा है बेटा, ये हमारे नीट यूजी 2019 का क्वेश्चन है। तो 2019 का क्वेश्चन है, ये नीट यूजी का क्वेश्चन है। पूछा है कि सिलेक्टेबल मार्कर जीन को किस काम में यूज में लेते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर जीन को किस काम में हम यूज में लेते हैं। तो जरा देखो यहां पे वेरी फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही जा रहा है। क्यों, मैंने आपको बताया था ना कि TR सेल मतलब ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल को चूज करने के लिए, उसको सेलेक्ट करने के लिए यूज में लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेंट कैसे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग है, तो हमारे पास बहुत सारे सेल्स होंगे, राइट है, उसमें से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है ना और ट्रांसफॉर्मेंट में से ट्रांसफॉर्मेंट टाइप के सेल को चूज करने के लिए हमें सिलेक्टेबल मार्कर जीन जो कि SMG से मैंने रिप्रेजेंट किया था वो हमने यहां पर पढ़ा हुआ है। तो ये हेल्पफुल होते हैं कि अगर हमें किसी कॉलोनी में से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को क्या करना है, एलिमिनेट करना है और किसको सेलेक्ट करना है ना, ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये केवल ट्रांसफॉर्मेंट को ही सिलेक्ट करेगा और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हटा देगा, मतलब रिमूव करेगा एलिमिनेट करने के लिए, राइट है। तो देखिए SMG के लिए यहां पर बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन सही जा रहा है। अब जरा देखिए तीन क्वेश्चन हमने अभी तक PYQ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। यहां पर क्या है कि कोई एक जीन है, अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज, है ना। देखिए क्या है, कोई एक जीन है ना, जिसका एक्सप्रेशन हेल्प करता है किसी ट्रांसफॉर्म्ड सेल के आइडेंटिफाई करने के लिए। बेटा बिल्कुल सही बात है। देखो ट्रांसफॉर्म सेल, क्या हम इसको TR सेल बोल दें, और TR सेल के सिलेक्शन में हेल्प कौन करता है, देखो जरा, क्या सिलेक्टेबल मार्कर जीन के करते हैं। तो देखिए सिलेक्टेबल मार्कर जीन से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं बेटा, ये क्वेश्चन है आपके नीट यूजी 2017 का, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल आसान है। तो सिलेक्टेबल मार्कर जिन का कंटेंट मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये जो लेक्चर है वो केवल एक डायग्राम के लिए नहीं है, मैंने आपको पहले कहा था कि 10 से ज्यादा क्वेश्चन आप इस एक सिंगल लेक्चर से सॉल्व कर सकते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं,
तो ये केवल डायग्राम नहीं है, ये एक डायग्राम को कवर करते हुए पूरे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर का 50% वेटेज रखने वाला ये वीडियो है, ये एपिसोड है ना। तो देखिए यहां पर क्या हमने पीवाईक्यू कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बेटा क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से कौन सा फीचर हमारे प्लाज्मिड के लिए नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड, है ना। देखिए इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन बिल्कुल सही बात है बेटा, ये तो होता है। सर्कुलर स्ट्रक्चर बिल्कुल होता है। ट्रांसफरेबल बिल्कुल होता है, तभी तो ये वेक्टर है तो ट्रांसफर करवाएगा ना ये किसको, डिजाइड जीन को होस्ट सेल के अंदर। लेकिन लिखा है कि कौन सा फीचर नहीं है प्लाज्मिड का। बेटा प्लाज्मिड तो एक तरह का डीएस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डीएस डीएनए होता है, लेकिन यहां तो हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो ये तो गलत हो गया कि नहीं, बोलो जरा। यही हमारा आंसर है, नीट 2016 का क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन नंबर हमने 5 डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा कि कोई एक डीएनए का मॉलिक्यूल, द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड। अच्छा कोई एक डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब है हमने हमारा जो डिजाइड जीन है ना उसको इंसर्ट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो बेटा ये डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो क्या कहलाएगा, तो ये वेक्टर कहलाएगा। क्या हम डिजाइड जीन को, मैंने आपको यहां पर इस डायग्राम में आपको समझाया है बेटा, आप ध्यान से देखो, इस डायग्राम में मैंने आपको यहां पर समझाया है। देखिए यहां पर इस वेक्टर के अंदर देखो आप, इस वेक्टर के अंदर यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने डिजाइड जीन को इंसर्ट किया, राइट है। फिर ये डिजाइड जीन को लेके कहां पे गया है, तो बताओ क्या ये डीएनए एक तरह का, ये क्या ये वेक्टर एक तरह का डीएनए मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हमने डिजाइड जीन मतलब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, है ना। और फिर ये इंटीग्रेटेड जीन को कहां ले जाएगा, होस्ट सेल के अंदर ले जाएगा, राइट है। तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है। तो यहां पे क्वेश्चन बोला है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन जो हमारे है ना री एआईपीएमटी 2015 का क्वेश्चन। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब डिजाइड जीन को आप यहां पर बेटा ऐड कर रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर रहे हैं जिस डीएनए मॉलिक्यूल के साथ, तो उस डीएनए मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, उसको वेक्टर बोलेंगे, राइट है। तो ये हमारा आंसर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहां पे सॉल्व करें, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन अ जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की है और इसके अंदर लिखा है कि एंटीबायोटिक को किस पर्पस से हमें यहां पे यूज में लेना होता है। तो किसी जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक को किस पर्पस से हमें यहां पे यूज में लेना है, तो 4 ऑप्शन हमारे पास प्रोवाइडेड है और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में एआईपीएमटी प्री 2012 का क्वेश्चन है। पर हम चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। देखिए एंटीबायोटिक्स जो यूज में लिया जाता है उसको किस तरह से यूज में लेते हैं अपन, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी फर्स्ट ऑप्शन जो हमें यहां पर दिया गया है बेटा कि एज ए सीक्वेंसेस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, बेटा ये नहीं है क्योंकि ओराइसाइट के लिए होता है। टू कीप द कल्चर फ्री फ्रॉम इंफेक्शन, ये भी नहीं है। और हम ये जानते हैं कि जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं, क्या मैंने अभी आपको बताया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और उसके अंदर मैंने 4 एग्जांपल आपको बताए थे। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन बताया था आपको, फिर क्लोरेम्फेनिकोल रेजिस्टेंट जीन बताया था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी आपको बताया था और केनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन बताया था। ये सारे के सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, है ना, जो कि एक्चुअल में यहां पर यूज में लिए जाते हैं एज अ सेलेक्टेबल मार्कर जीन, जिसे हमने डिस्कस किया था, राइट है, फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विद द रिकॉम्बिनेंट सेल, एसएमजी इसको हम बोलते हैं बेटा, राइट है। तो एज ए सेलेक्टेबल मार्कर जीन, तो आप देखिए प्रीवियस ईयर में सिलेक्टेबल मार्कर जीन से मल्टीपल क्वेश्चन हमें यहां पे देखने को मिल रहे हैं, राइट है। तो ये भी हमने यहां पे डिस्कस किया हुआ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सीधे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर एआईपीएमटी प्री 2012 का क्वेश्चन है। यहां पर क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास ई कोलाई में पाया जाने वाला वेक्टर एक प्लाज्मिड जो कि PBr 322 का डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो देखिए यहां पर इस डायग्राम के रिलेटेड हमें क्या बताना है, कोई एक ऐसा ऑप्शन जो करेक्टली आइडेंटिफाई हमें यहां पर करना है, तो करेक्टली मैच करना है बेटा। यहां पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें उन ऑप्शन को टिक करना है जो करेक्ट दे रखा है। ये हमारे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार चेक करते हैं बेटा। हिंद थर्ड इको R1 सेलेक्टेबल मार्कर, बेटा ये रॉन्ग हो गया, पता है क्यों, क्योंकि हिंद थर्ड और इको R1 ये
सेलेक्टेबल मार्कर नहीं होते हैं, ये तो बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होते हैं, राइट। ये तो रॉन्ग हो गया। एएमपीआर टीईटीआर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, बिल्कुल बेटा हम इसको एआरजी बोलते आ रहे हैं, यही हमारा आंसर हुआ। एक बार और भी चेक करते हैं। ओराई ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बिल्कुल गलत है बेटा। ओराई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रॉन्ग हो गया। फिर यहां पे आरओपी रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, बिल्कुल यहां पे ये रॉन्ग है, क्योंकि आरओपी का मतलब होता है यहां पे रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो बेसिकली यहां पे जो ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइड है, मैच्ड है, वो हमारा कौन सा जा रहा है, सेकंड जा रहा है, जिसमें एएमपीआर और टीईटीआर को बता रखा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो ये डायग्राम हमारे पीवीआर 322 का डायग्राम था, करेक्टली मैच यहां पर सेकंड ऑप्शन यहां पर जा रहा है। ठीक है, देखिए सारे पीवाईक्यू केवल और केवल एक सिंगल लेक्चर से आप सॉल्व कर पा रहे। मैंने आपको कहा था 10 से ज्यादा पीवाईक्यू जो है यहां पर हम एक सिंगल लेक्चर से सॉल्व कर पाएंगे। लेक्चर अगर लंबा हो गया तो इसका मतलब यहां पर है कि दिस इज नॉट ओनली अबाउट अ सिंगल डायग्राम, दिस इज अबाउट द 50% वेटेज ऑफ योर चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है बेटा, हमने डिस्कस किया कि ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को कट करेगा, बट एट अ स्पेसिफिक साइट। जिस स्पेसिफिक साइट को अपन ने यहां पर रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट बोला है, राइट है। तो देखिए यहां पर रेस्ट्रिक्ट तो ये नहीं करेगा। देखिए रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, बेटा नहीं, क्योंकि वो एक्सोन्यूक्लियस का काम होता है। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक तरह का एंडोन्यूक्लियस वाला क्लीविंग एंजाइम होता है। मेक कट अ स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, बिल्कुल बेटा ये स्पेसिफिक पोजीशन को ही तो हमने क्या बोला था, क्या हमने इसी स्पेसिफिक पोजीशन को स्पेसिफिक साइट बोला था बेटा, जिसे हमने रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट बोला हुआ है, राइट है क्या। तो ये हमने यहां पे डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन नंबर 9, राइट है। तो देखिए इसके अलावा भी एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बेटा, अगर आपको याद हो कि बीएससी और वाईएससी मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर में आपको समझा रखा है। ये भी आपके पीवाईक्यू का क्वेश्चन है कि बीएससी और वाईएससी वो वेक्टर हैं जिनको यूज में लिया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर, राइट है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट जो है ना वो क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया है, राइट है। अब जरा देखिए मैंने आज के लेक्चर में आपको क्या क्या बताया, एक बार क्विकली हम रिवाइज करें। और ये लेक्चर इतना लेंदी करने का क्या रीजन है ये भी मैं आपको बता दूं। क्या हम आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है बेटा, देखो जरा ध्यान से, क्या आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ये टॉपिक बेटा, ये टॉपिक क्या है, क्या ये पीबीआर 322 एक तरह का प्लाज्मिड है जिसे हमने एपिसोड नंबर 03 में स्टार्ट किया। अब जरा देखिए सबसे पहले मैंने आपको बायोटेक में यूज में लिए जाने वाले टूल्स बताए, एंजाइम, वेक्टर, डिजाइड जीन, होस्ट सेल। मैंने इन तीनों को समझाते हुए एंजाइम में और भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, मैंने क्लीविंग एंजाइम को डिटेल में समझाया जो कि एक तरह का न्यूक्लियस होता है। इसके 2 टाइप्स मैंने आपको बताया और एंडोन्यूक्लियस का कुछ सर्टेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैंने आपको यहां पर इस पर्टिकुलर डायग्राम पीबीआर 322 के डायग्राम से पहले कुछ बेसिक्स बताए कि वेक्टर को कैसे डिफाइन करें, है ना। और मैंने इसके बाद आपको अलग अलग टाइप्स के वेक्टर बताए और ये सारे वेक्टर कौन से होस्ट सेल के अंदर अपना डीएनए को या फिर अपने जो डिजाइड जीन है उसको ट्रांसफर करेंगे, मैंने उसके नाम भी आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये प्लाज्मिड क्या होता है। पहले मैंने आपको बताया कि प्लाज्मिड क्या होता है, तो प्लाज्मिड भी एक तरह का वेक्टर होता है जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर डिजाइड जीन को ट्रांसफर करता है। तो प्लाज्मिड के सारे पॉइंट, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड को कवर करने के बाद हमने पर्टिकुलर जिस टाइप को स्टार्ट किया बेटा वो था यहां पर पीबीआर 322, मतलब प्लाज्मिड ऑफ बॉलिवर एंड रॉड्रिग्वीज, है ना। फिर मैंने इसके एक डायग्राम को समझाया और ये डायग्राम हमारे एनसीईआरटी का दिया हुआ डायग्राम था, है ना, जिसको मैंने एक फनी ट्रिक भी बता करके आपको बताया कि इसको कैसे हम लंबे टाइम तक याद रख पाए। अच्छा, अगर पीबीआर एक आर्टिफिशियल और मॉडिफाइड वेक्टर था तो जब बॉलिवर रॉड्रिग्वीज ने बनाया, क्योंकि आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड यहां पर वेक्टर होता है, तो इस बात का क्लियरली ध्यान रखा गया होगा कि वो सारे के सारे क्लोनिंग वेक्टर में पाए जाने वाले बेस्ट फीचर इसमें प्रेजेंट हो। तो देखिए यहां पर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है, क्लोनिंग साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होता है, इसमें सिलेक्टेबल मार्कर जीन भी यहां पे हमें देखने को मिलता है। और अभी तक जो हमने टोटल 9 to 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू के सॉल्व किए उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो सिलेक्टेबल मार्कर जीन के ऊपर बेस्ड था बेटा, राइट है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि क्लोनिंग साइट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे यहां पे 2 वेक्टर है, राइट है, मैं आपको एक बार वापस समझा दूं, ये 2 वेक्टर है, आपको कौन से वेक्टर को बेस्ट बोलना है बेटा, ये वेक्टर हमारे पास बेस्ट है,
है ना, क्योंकि इसमें हर आरी के लिए केवल एक रिस्ट्रिक्शन साइट दिया हुआ है, लेकिन ये बेस्ट नहीं, क्योंकि सेम आरी के लिए एक से ज्यादा साइट दे रखे हैं, जिसकी वजह से इस वेक्टर के बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाते हैं और जीन क्लोनिंग को ये क्या करेगा बताओ, ये कॉम्प्लिकेट कर देगा, राइट है। अच्छा, उसके बाद जरा यहां पर देखिए, इसके बाद मैंने आपको यहां पर सीधे कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए जो कि हमारे पीवाईक्यू के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था। आई होप आज का लेक्चर आपको बिल्कुल बेस्ट लगा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो लेक्चर हैं आपके अब आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके अंदर भी यहां से पक्का यहां पे एक या दो क्वेश्चन या मैक्सिमम आप 3 भी मांग के चल सकते हैं, क्योंकि बायोटेक वो चैप्टर है ना, जहां से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो 12 में से मेरा ये मानना है बेटा कि पक्का यहां पर 3 से 4 क्वेश्चन इन अ सिंगल लेक्चर आप यहां पर कवर अप कर लेंगे, और अगर मॉड्यूल के अदर एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आज के लेक्चर से पूरा का पूरा कंप्लीटली आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो दिस एपिसोड वाज ओनली अबाउट द पीबीआर, जो कि एक तरह का प्लाज्मिड होता है, लेकिन अपकमिंग लेक्चर में मैं आपको बता दूं एपिसोड नंबर 04 में हम इंसुलिन फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, और इंसुलिन फॉर्मेशन भी बायोटेक सेकेंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन जो 12th एनसीईआरटी का चैप्टर है उसके अंदर एक डायग्राम बना करके समझाया गया है, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इंसुलिन फॉर्मेशन के क्वेश्चन आए, जिसके लिए डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 04 में विल डिस्कस अबाउट द डायग्राम ऑफ इंसुलिन फॉर्मेशन, राइट, कि इंसुलिन का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होता है, उन सभी तरह के पॉइंट को मैं एपिसोड नंबर 04 में डिस्कस करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये लेक्चर जो है वो बेस्ट प्रूव होने वाला है। अगर ये लेक्चर आपको यहां पर क्लियरली समझ में आया है तो मेरे एफर्ट को सिग्निफिकेंट बनाने के लिए, मेरी मेहनत को सार्थक करने के लिए उन सभी विद्यार्थियों तक इस वीडियो का लिंक शेयर करें जो कि नीट एग्जामिनेशन या पैरेलल में अदर एग्जामिनेशन सीयूईटी जैसे एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तभी मेरा ये मेहनत जो है वो सार्थक सिद्ध होगा, सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाएगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट एपिसोड में 04 में, एपिसोड नंबर 04 में, एंड वी विल डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर episode about the formation of insulin.